तो मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। एंड दिस विल बी द फर्स्ट पॉडकास्ट इन हिंदी, सो हिंदी में ये पॉडकास्ट होगा। सो आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। एंड आज हमारे साथ दो एंटरप्रेन्योर्स हैं हु हैव डन ग्रेट इन एग्रीकल्चरल मशीन डोमेन। उनकी कंपनी है खेती गाड़ी। सो मिस्टर प्रवीण शिंदे, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ खेती गाड़ी, एंड मिस्टर विष्णु दास, को फाउंडर ऑफ खेती गाड़ी। अगर आप फार्मर हो तो आप इनको जानते ही होंगे। एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर डोमेन में की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा ईज़ हो गया है एग्रीकल्चर को और फार्मर्स को। सो आई वेलकम यू एंड वी विल स्टार्ट विथ योर लिटिल बैकग्राउंड। धन्यवाद अमित जी हमें निमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम आपको और आपके व्यूवर्स को और आपके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है, और सभी आपके व्यूवर्स को स्पेसिफिकली धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब एक साथ आकर ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं जो एक्चुअली थोड़ी सी निग्लेक्टेड है इंडिया में। एज फार एज हमारा बैकग्राउंड इज कंसर्न, तो मैं तो पूना में ही पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा यहीं पर हूँ। मेरी पूरी जिंदगी प्रोफेशनल, एजुकेशनल और अभी एंटरप्रेन्योर जर्नी वो पूरी की पूरी पूना में ही हुई है अभी तक। वैसे तो मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बार्शी बोल के एक तालुका है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है धस पिंपड़ गांव, मैं बिलोंग वहाँ से करता हूँ। लेकिन 1981 में मैं पूना में पैदा हुआ क्योंकि मेरे माँ के साइड के लोग यहाँ रहते थे। लेकिन 1984 में हमें अनफॉर्चुनेटली गांव छोड़कर मेरे पिताजी को पूना आना पड़ा, काफ़ी कारणों की वजह से। तो जब हम आए थे तो तब बहुत प्रॉब्लम्स थे इन टर्म्स ऑफ पानी पीने के लिए ग्लास भी नहीं था हमारे पास। इस कंडीशन में हम लोग पूना में आए थे और तब से हमारी जर्नी बेसिकली शुरू हुई। मैं घोरपड़ी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, बसंत हाई स्कूल जिसका नाम है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद मैं सेंट विंसेंट्स इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया कि दिन भर काम कर सकूं और शाम में पढ़ सकूं। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोगों ने बेसिकली केईएम मेडिकल स्टोर, केईएम हॉस्पिटल में है अभी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरा करियर, एक्चुअल करियर मैंने मेरा झाड़ू पोछा से शुरू किया। तो वैसे मेरे करियर की जर्नी शुरू हो गई। जब मेरे बॉस को पता चला कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, उस वक्त मेरे हाथ से झाड़ू और पोछा छूट गया। तो उस टाइम मुझे सर ने बोला, हमारे सर, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर राजेश जैन बोल के है, उनका काम करने का तरीका और उनका जो डिटेल, जो देखने की जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही बढ़िया थी। फिर मैं काउंटर सेल्स करने लगा मेडिकल स्टोर पे। उसके बाद धीरे धीरे मैं होलसेल डिपार्टमेंट में चला गया और उसके बाद फिर मेरा एक्चुअल करियर शुरू हो गया ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ पे मैं एक्चुअली एक कंपनी है परफेक्ट रिलेशंस बोल के, वहाँ पे मैं ब्रांच फाइनेंस के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन उस ऑफिस में इतनी सारी चीज़ें होती थी कि मैं मेरे खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया। तो जो बंदा फाइनेंस और अकाउंट्स में ज्वाइन किया वो धीरे धीरे करके मीडिया कंसल्टिंग में घुस गया, कम्युनिकेशन कंसल्टिंग में घुस गया, और वैसे मैंने 2, 2.5, 3 साल परफेक्ट रिलेशंस में निकाला, जो आज डेंसू बोल के जाना जाता है। और उसके बाद फिर मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट हुआ जिसका नाम हैमर एंड पार्टनर्स था। वो भी एक कम्युनिकेशन कंसल्टिंग, मीडिया कंसल्टिंग, पीआर बिल्डिंग काइंड ऑफ अ कंपनी थी। और वो कंपनी में मैंने 8 से 10 साल निकाले। वहाँ पे मैंने एसोसिएट कंसल्टेंट बोल के ज्वाइन किया था और मैं एसोसिएट डायरेक्टर बोल के रिजाइन किया वो 2013 में। उसके बाद ब्रेक लिया 8 महीने का और फिर जो एक क्लाइंट थे मिस्टर फारूक मर्चेंट, जिनकी कंपनी थी मेसन ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो बड़े इनोवेटर्स है अपने इंडिया के। उन्होंने 1981 में ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसका नाम पीएलसी है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। वो उन्होंने इन्वेंट की थी इंडिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पब्लिसिस, जो हैमर एंड पार्टनर्स को लेटर टेक ओवर किया था, अगर वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आप आकर हमें एसोसिएट हो जाइए, हम मिलके कुछ करते हैं। तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल वापस काम किया, जहाँ पे मैंने ग्लोबल मार्केट्स में पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर किए, यूरोप, जापान, मिडल ईस्ट, ये मेरी ज्योग्राफी थी। तो काफ़ी हम लोगों ने पार्टनरशिप्स भी क्रैक किए वहाँ पे। अभी 8-9 पार्टनरशिप्स है उनके, जो मैंने
फिर फारूक मर्चेंट सर के जो बेटे हैं मिस्टर अजीम मर्चेंट, उन्होंने खुद, फारूक मर्चेंट सर ने, हम तीनों ने ग्लोबल मार्केट्स में काम करके काफ़ी पार्टनरशिप्स की और अभी मैसम ग्रुप काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। मैसम ग्रुप के बाद फिर वो हमेशा ऐसे होता था कि कुछ करे क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। Okay. That is where we already knew Praveen. We are family friends. Okay. We used to keep on meeting. So he was basically working on an idea जहाँ पे farm mechanization में हमें कुछ करना था. So that is the kind of journey I have been through. Yes, and it's a really great journey and great inspirational journey. Thank you, sir. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ेंगे, आई थिंक सो. सो दैट्स रियली ग्रेट. सर, आपके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें इधर बुलाने के लिए, और ये पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे किसान भी सुनेंगे इसको. तो एक्चुअली है खेती गाड़ी, वो भी उनको पता चलेगा. बहुत सारे अभी इंडिया में 6.5 मिलियन फार्मर्स हमें जानते हैं, उससे भी ज़्यादा जानते हैं, तो इससे और जानेंगे. तो मेरा जो जर्नी है, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं फार्मर फैमिली से हूँ. विष्णु भी फार्मर फैमिली से है, तो हम फार्मर फैमिली से हैं. मैं सातारा के कोरेगांव कुमठे गाँव से हूँ प्रॉपर. वहाँ पे हमारी अच्छी खासी खेती है और मोस्टली हमारा कैश क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है. तो फार्मर्स बीइंग अ फार्मर्स, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. और कितना भी बड़ा फार्मर होने दो, उसके घर में हर बार ये चीजें चलती रहती कि अभी पैसा कम है. मतलब हमें एजुकेशन लेते समय हम बाहर भी कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन लेने के लिए जाते थे, तो हमारे जेब में खाली इतना ही पैसा रहता था जितना टिकट है जाने के लिए और आने के लिए, इतना ही रहता था. कभी हमें लगे कि हमें वड़ा पाव लेना है, वहाँ उस टाइम पे तो 1.5 रुपए में वड़ा पाव मिलता था सतारा, लेकिन वो लेना है तो वो भी हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट था. आज की जनरेशन में तो पॉकेट मनी करके एक नया फ़ैल है, तो वो तो हमारे टाइम पे नहीं था. वो उस तरीके से हम एजुकेशन लिए हैं. मेरा बीए इकोनॉमिक्स किया मैंने, फिर एक्सटर्नल बीएससी एग्री किया, फिर बीबीए किया. अभी मैं डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहा हूँ, बिजनेस एप्लीकेशंस में डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रहा हूँ. तो फार्मर फैमिली है, तो फार्मर फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम करना है. तो मेरे बड़े भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया जो पशु खाद्य बोलते हैं उसको. तो वो साइकिल पे लेके उसको फार्मर के घर तक पहुंचाना, ये उसने स्टार्ट किया था. तो उसमें हेल्पिंग हैंड, जैसे कॉलेज कर रहे थे तब से मैं हेल्पिंग हैंड बना उनका. और उनके साथ चलते चलते फिर 2006 में एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में थोड़ा काम करने के लिए स्टार्ट किया. उस टाइम पे जुबिलेंट ऑर्गेनाइजेस, कोरोमंडल, नागार्जुना फर्टिलाइजर, इनके C&F रह चुके हैं. हम अच्छा काम करते थे, इसलिए हमने घर से कोई भी, मतलब इतनी बड़ी जमींदार होके, खेती होके भी हमने घर से 1 ही रुपया बिजनेस के लिए लिया नहीं है. और ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है. हमने हमारा खुद का पैसा इकट्ठा करने का स्टार्ट किया. उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है. जो दशहरा होता है हमारे यहाँ पे, दशहरे का बहुत ज्यादा वैल्यू है. तो उस दिन पे गेंदे के फूल को वैल्यू रहता है. उसका हार बना के, उसको गार्डन बना के वो लगाना होता है. उसको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, फार्मर है हम, तो कैसे स्टार्ट करना है. तो वो गेंदे के फूल जो रहते हैं, वो फूल हमने फार्मर से ले लिए और रोड पे खुद बैठ के हम 3-4 भाई ने मिल के, कजिन वगैरह सब मिल के उसको बैठ के बेचा. और उस दिन हमें कुछ 1000 रुपीज, ऐसा 2 दिन हमने काम किया. और 2 दिन में 5-6 लोग, बहुत सारा काम करने के बाद हमें 1200 रुपीज अराउंड प्रॉफिट. वैसे बाइसिकल लेके फिर स्टार्टिंग. तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का ये था, फर्स्ट स्टेप था वो. उसके बाद फिर जुबिलेंट के साथ काम किया, कोरोमंडल करते करते 2009 में हमने एग्रोकेमिकल्स का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया कि जो फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स अच्छे तरीके से क्वालिटी मिलना चाहिए. प्रोडक्ट्स जो पेस्टिसाइड्स है या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, बायोस्टिमुलेंट्स है, ये सारी चीजें क्वालिटी होनी चाहिए. और फार्मर है हम, तो हमें पता है कि उनको कब
क्या चाहिए, तो वो हमने उसमें इन्वेंट करना चालू किया। और धीरे 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 एग्रीकल्चर, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, फिर हम थोड़ा टाइम के लिए एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी, जो दिमाग में है कि हमें आना चाहिए, हमारे लिए सब होनी चाहिए और हमारी इन हाउस होनी चाहिए। तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, फिर IT सेक्टर्स में कुछ टाइम तक काम किया। वो करते करते फिर जब भी फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर बिजनेस है, बड़े भाई के साथ तो काम कर रहे हैं, तो ये जो फार्मर्स लोगों के पास जाते हैं तो ऐसा लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए फिर खेती बाड़ी का आइडिया हुआ है। ओके, सो आपका भी बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। बहुत सारी यंग जनरेशन के लिए आप दोनों से बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी फॉर श्योर, एंड राइट इंस्पिरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का एक फैड बन गया है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, बट कैसे बनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट विल बी अ ग्रेट एग्जाम्पल, अगर आप सब देख रहे हो तो यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। तो आप मिले कैसे? कहते हैं ना कि अगर मिलना है तो फिर कैसे भी मिल जाता। तो कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, दूसरा कॉमन इंटरेस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 15 इयर्स का जो मैं कंसल्टिंग का काम किया उसमें मैंने वैरिड इंडस्ट्रीज में लोगों को कंसल्ट किया है। तो कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रियल एस्टेट हो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो, उसमें से ही एक वर्टिकल एग्रीकल्चर था। तो जब मैं भारत के बहुत ही बड़े एक एग्रीकल्चरल प्लेयर है जिनको हम लोग कंसल्ट करते थे उस वक्त, तो जब मैं उनके फैक्ट्रीज में गया, जब मैं उनकी ओवरऑल जो क्षमता थी कि जो मेरे थिंकिंग के बियॉन्ड थी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि 5 एकड़ में अगर हमें ऑनियन लगाना है तो कैसे करना है मुझे पता है। अगर हम लोगों को गेहूं लगाना है 2-4 एकड़, मुझे पता है। 5-10 एकड़ का लेट से पोमोग्रेनेट का बाग लगाना है, ऑर्चर्ड्स, तो मुझे पता है। लेकिन जब मैं उनके पास गया और जो मैंने देखा, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी उसमें दिखी कि आप 1000-2000 हेक्टेयर्स के बनाना के बाग कैसे लगा सकते हो। तो बड़े स्केल में वो लोग काम कर रहे थे। उसके बाद कोका कोला जैसे कंपनीज, पेप्सी जैसे कंपनीज को वो लोग मैंगो पल्प्स देते थे। तो 2-4-5 अगर 1000 एकड़ के मैंगो के जो बाग कैसे दिखते होंगे आप सोच सकते हो उसमें किस तरह का काम होता होगा। एट द सेम टाइम अगर आपको जो पल्प होता है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो अगर पेरू हो या तो आम हो, इसमें से तो एक जेनेरिक था कि होता है एक्सट्रैक्ट, और उसमें से अपने को बाकी के जो ब्रांड्स मिलते हैं आजकल पीने के लिए वो मिलते हैं। लेकिन मैंने उनके वहां पे एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट देखा जिसने मुझे हिला दिया, तो वो था ऑनियन डिहाइड्रेशन। तो जब मैं वो प्लांट में गया, पहले तो आंखें बहने लग गई, और जिस तरह से उन्होंने काम भी कर रहे थे और जैसे फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, बेसिकली ऑनियंस चॉप, पहले तो छिलके निकल रहे थे, फिर ऑनियंस चॉप हो रहे थे, फिर ऑनियंस को एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करके उसको डिहाइड्रेट किया जाता था। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताना है मुझे, तो 10 किलो का कांदा आपका इतने से बर्नी में फिट हो जाता था, और वही ऑनियन अगर आप खाना पकाते वक्त पानी में डाल दो तो वो ओरिजिनल शेप ले लेता था। तो दिस वाज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंडिया में नहीं बिकता है, अभी भी नहीं बिकता है वो प्रोडक्ट, वो यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ कंट्रीज में बिकता है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड, और मैंने बोला बॉस अपने को तो एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ करना ही है। तो दैट इज वेयर आई एम सेइंग कॉमन इंटरेस्ट। प्रवीण का कॉमन इंटरेस्ट और मेरा कॉमन इंटरेस्ट एक था, हम लोग ऐसे तो मिलते ही थे। अच्छा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमको कुछ अगर खेती गाड़ी भी है तो उसको लार्जर स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं, कमर्शियलाइज कैसे ले जा सकते हैं। पहले तो हमने यही सोचा कि नहीं, ये एक ही ऑब्जेक्टिव से बनेगा जिसमें फार्मर को हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव हेल्प करना है, बट इसको हम लोग कमर्शियलाइज भी करेंगे, इसको बिजनेस आइडिया में भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज वेयर बेसिकली हम लोग ऐसे ही एक इवेंट में मिले, डिस्कस किया, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट मालूम था, दोनों का स्वभाव पता था हम लोगों को। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो कुछ
इसको ही साथ में मिलके इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो वैसा हम लोग मिले और फिर उसके ऊपर हमने बोला कि इस पे काम करके इसको लेके जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि कैसा है जब दोनों का गोल एक है तो फिर टेंशन नहीं है। तो उनको भी फार्मर्स को हेल्प करना है, मुझे भी फार्मर्स को हेल्प करना है, क्योंकि हमें पता है अब वी विल कम टू दैट कैसे हेल्प कर रहे हैं हम लोग, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ये इम्पैक्ट कैसे हुआ खेती गाड़ी आने के बाद, उस पर हम आएंगे। बट आपका जो सवाल था कि हम कैसे मिले, तो ये हम लोग ऐसे मिले और ऐसा खेती गाड़ी के लिए हम दोनों अभी साथ में काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वन नीड्स टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली, इसको मैं बहुत बिलीव करता हूँ इन टर्म्स ऑफ भारत जैसे देश में अभी आई थिंक वी आर व्हाट 140-45 बिलियन पीपल है ना, 140-145 करोड़ लोग। आइडियाज सबके दिमाग में सब रोज आते हैं, करेक्ट, और उसको जमीन पे उतारना ही इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइडियाज तो रोज कुछ लोग आके 10 आइडियाज लेके जाते हैं, सर आप ऐसे क्यों नहीं करते, वैसा होता है। बट उसको इम्प्लीमेंट करना, जमीन पे उतारना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको सक्सेसफुल करना, ये तो अलग ही बॉल गेम है। बहुत सही बताया आपने। आइडियाज तो बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, बट उसके ऊपर हार्ड वर्क करने की तैयारी बहुत कम लोगों में होती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स, आई कैन से। दैट्स ग्रेट। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? दोनों से मिले और उसको अभी लेके जा रहे हैं ओके काम तक। तो इसमें दो चीज मैं और बताना चाहता हूँ। एक तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे अभी आपके टीम में अगर किसी ने बोला कि बॉस आपको कैमरा हैंडल करना है, तो वो बंदा बोलेगा नहीं मैं सिर्फ कैमरा ही हैंडल करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो बॉस ऑल द बेस्ट टू यू, मेरा कुछ नहीं होना है। मैं ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, जो मैं आज वो जो जेन जी या जो भी कुछ बात हो रहा है ना आजकल, सही बात कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी सही, सर का देखो, सर ने क्या बोला, उन्होंने वो झेंडू के फूल भी बेचे और उसके बाद 10 चीजें की। आपको एक मैं आइडिया देता हूँ, जब मैं स्कूल्स में था तो एडिशनल ट्यूशन लगाने के लिए पैसा नहीं रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, दिवाली की छुट्टी में और अपना समर हॉलीडेज में हम एक काम करते थे। आपने ये काम कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं रहेगा कि ऐसा काम रहता है। तो एक बेसिकली हमारे एरिया में एक किसान ही थे, वो अच्छे किसान थे वो। तो उनका पीनट्स का ये था बहिमुख जला, तो वो बेसिकली वो उगाते थे और उसको बेसिकली क्या करना होता है, तोड़ना है उसको, और उसमें के जो शेंगदाने हैं, जो पीनट्स है, वो बेसिकली उनको मार्केट में बेचना था। हम क्या काम करते थे मालूम है आपको, वो फलियां तोड़नी है और शेंगदाना जमाना है। जब आप 1 किलो शेंगदाना करोगे तो आपको 50 पैसा मिलता था। तो वो हमारा पहला काम था। तो हम लोग उतने ही दिन भर में काम करके 2-4 रुपए लेके आते थे घर में, तो एक एडिशनल इनकम हो जाता था और सब लोग खुश हो जाते थे। उसके बाद वो हो, इनका वो फूल बेचना हो। उसके बाद मैंने वर्कशॉप में भी हम लोगों ने काम किया है, जहाँ पे जो स्टील रॉड्स को टेढ़ा करना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो पिलर्स के अंदर जो रिंग्स जाता है, वो हमने किया। पहले जमाने में 96-97 में, मुझे पता नहीं वो कब खत्म हुआ, लेकिन आप लोगों को भी याद होगा, आई थिंक आपको होगा याद कि वो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी होती थी। करेक्ट 200 रुपया एक रात का पैसा दो, 3 कैसेट्स लेके आओ, वीडियो टीवी सब लेके आओ। टाइम पे तो कलर टीवी किसी के पास होता नहीं था ज्यादा। उस कैसेट लाइब्रेरी भी मैंने काम किया 300 रुपए से। हाँ, तो वहां पे 3 महीना काम किया। फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर में 800 रुपए महीने से काम किया है मैंने। और उसके बाद फिर जो भी हुआ वो हुआ। तो मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आपने बोला कि मैं ये प्रोफाइल के लिए आया हूँ, आजकल बहुत है प्रोफाइल, बहुत करेक्ट है, और मैं सिर्फ यही प्रोफाइल करूंगा, तो तू तेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, उस प्रोफाइल का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, और कंपनी का भी। जैसे मेडिकल स्टोर में मुझे लिया गया था काउंटर सेल्स के लिए, लेकिन मैं तो झाड़ू पोछा भी कर रहा हूँ। मैं जो ट्रैक में जो सलाइन के बॉटल आ रहे हैं, मैं ट्रक भी खाली कर रहा हूँ। मैं साइकिल पे इधर उधर जो कम है नहीं है वो भी कर रहा हूँ। मैं कलेक्शन के लिए भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, किसको उधारी दिया है। तो आपको ये करना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है एज अ whatever, whether an employee, professional, consultant, entrepreneur, family, आपको एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। 10 साल में, 20 साल में आप जो सोचते हो ना कि इतना मैं सीखूंगा, नहीं, आपको 50 साल का चीज 10 साल में सीखना है। तो आप सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अभी हम लोग क्या है 40s में है हम लोग, अर्ली 40s में लाइफ में। मैं तो इनको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया, झाड़ू पोछा से लेके तो ग्लोबल इंडस्ट्री भी कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना। सर बोले ऐसे नहीं, आपने को तो और बहुत कुछ करना है। तो उनका एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ चलो करना है। तो वो पॉइंट बहुत जरूरी है।
और सबके लिए है ये सब लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। लिमिटेड काम मत करो, मेरे को 100 रुपए मिला तो मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा, नहीं 1000 रुपए का काम कर भाई। राइट। सो दैट इज वन ऑफ द एडवाइसेस आई वुड लाइक टू गिव बेसिकली। यही है कि जिसको जो भी बंदा है, बंदे को पहले सोचना है कि मुझे लिमिटेड जगह पे रुकना नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। जैसे विष्णु ने अभी बताया कि जितना मिल रहा है उसके लिए काम नहीं करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ही मिलेगा, उतना ही लाइफ में हम देखते हैं, हमारे साथ भी हम भी पढ़े, हमारे क्लास में जो बच्चे थे, हमारे फ्रेंड्स थे, अभी भी फ्रेंड्स है, लेकिन वो कहाँ है, हम कहाँ है। तो वो स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है और डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, ये सब करके करके हम आए। और उस टाइम पे हमने ये सोचा नहीं था कि हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें वो चाहिए तो वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जैसे सर ने बताया, हमने गेंदे के फूल बेचे और इंटर्नशिप के लिए, जब इंटर्नशिप के लिए गए तो 12th हुए थे और 12th होने के बाद इंटर्नशिप के लिए गए, तो वहां पे लोगों ने बोला कि तू बच्चा है, अभी छोटा है। उस टाइम पे मेरा हाइट 5.3 था, तो दिखने में भी बहुत छोटा लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि बच्चा है, अब तुझे क्या काम दे सकते। तो मैंने बोला जो लगेगा वो दे दो, काम करना है, मुझे सीखना है, क्या करना है वो आप बताओ, वो करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, तुझे भेजते। डे 1 मैं मेरे लाइफ में 12th तक कभी भी गांव छोड़ के बाहर नहीं गया, और फर्स्ट टाइम मैं उठा, पहले निकला था सब बस पकड़ के मैं नंदुरबार पहुंचा। ओके। बस पकड़ के नंदुरबार पहुंचा, और नंदुरबार में भी उस टाइम पे कॉट बेसिस पे लॉज थे, 50 रुपीज 20 रुपीज पर नाइट पर कॉट, ऐसा। उनको कबर भी बट कुछ नहीं ऐसा। अब आज 5 स्टार होटल में रहते तो पता चलता है कि उस टाइम पे मैंने कैसे वो उधर रहे थे, वो उधर रह के वो बैग लेके ट्रंक लेके जाके एक जगह पे रखना, उधर से फिर 10-20 किलोमीटर बस से घूमना, वो सारी चीजें। उनका इवन उनका स्टिकर्स जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट के स्टिकर्स होते हैं, उस टाइम पे वो गम लगा के वॉल पे चिपकाते थे, तो वो भी काम किया हमने। उनको कभी बोला नहीं कंपनी है आपकी और ये चीजें, हम तो इंटर्नशिप के लिए आए और आप ये क्यों काम दे रहे हैं मुझे तो मार्केटिंग है, मेरा तो सेल्स का काम है, तो फिर मुझे ये क्यों बता रहे हैं आप। कभी भी हमने नहीं बोला आप लोग दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो उसके पीछे रहेगा। एक तो आज के दिन आपको उस काम के लिए बंदा नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है, या फिर उसमें से मुझे कुछ तो सिखाना है आप लोगों को, उसके लिए मुझे काम दे रहे हैं आप लोग। तो वो हम पॉजिटिव, हर एक चीज को पॉजिटिव लेते थे, और वो पॉजिटिव लेने का नतीजा ये है कि हम नंबर ऑफ बिजनेसेस चला रहे हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज में चला रहे हैं, और वो बेनिफिट अभी आज हमें हो रहा है कि हमने खुद वो सारी चीजें की है। तो नई जो पीढ़ी है ना, खास करके ये कोविड का जो बैच है, जो लोग हैं, उनको तो ये बताना है मुझे कि आपने घर बैठे भी ढंग से बुक भी लेके सोते ना तो भी अच्छा होता। कम से कम वो बुक सेल्फ में रख के, बाजू रख के वो सोए ना, वो नहीं, हाथ में लेके सोते भी ना तो भी अच्छा रहता। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू लेने का काम बहुत बार करना तो उस टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि सर हम तो कोविड के बैच के, तो प्रॉब्लम क्या है, कोविड के बैच के तो प्रॉब्लम क्या है। तो आपको क्वेश्चन पूछ, आप किस बेसिस पे आप मेरे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए, डिग्री दिखा के आ रहे हैं, करेक्ट, कॉलेज की, ये कॉलेज की डिग्री है वो दिखा के आ रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे कि मैं कोविड के बैच का हूँ। तो ऐसा है क्या, डिग्री छोड़ो, वो छोड़ो, वो मत दिखाओ, और बोलो कि मुझे जो मिलेगा वो काम दे दो, हम दे देंगे। सही है। आपको ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपको कुछ भी काम दिया, ऐसा भी नहीं, लेकिन आप वैसे एटीट्यूड में आ जाओ। आज की जनरेशन में वो एटीट्यूड नहीं है, और वो बिजनेसेस नहीं, अपनी इंडिया को डिग्रोथ कर रहा है। इंडिया के लिए वो हार्मफुल है। इंडिया की सबसे ज्यादा यंग जनरेशन इंडिया में है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हम बैठे हैं। सेम थिंग चाइना में हम देखेंगे तो पॉपुलेशन का उन्होंने डिसएडवांटेज ना होके एडवांटेज लेके उनको ग्रोथ किया, और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन क्या पे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने पे बैठी है। हमारी यंग जनरेशन क्या कर रही है, तो ये कंपनी ने अच्छा नहीं किया, 3 महीने में छोड़ दिया, 4 महीने में छोड़ दिया। 1 साल पूरा करने के लिए उनको 5-5 कंपनी बदलनी पड़ रही है, 4-4 कंपनी बदलनी पड़ रही है। ये तो बहुत गलत है।
और ये उन्होंने छोड़ना चाहिए, भले सैलरी दो ना दो, मुझे 1 साल काम करना है, सीखना है। आप जो दे दोगे ना, अब बोलना चाहिए, खुद से बोलना चाहिए, प्रोएक्टिवली आना चाहिए कि मुझे ये सेक्टर छोड़ो, आपने मुझे अकाउंट के लिए लिया है, मुझे ऑपरेशन भी बताओ, मुझे बैंक में जाना बताओ। आज के दिन में ऐसा है, अकाउंटेंट के लिए लिया है तो ऑफिस बॉय बैंक में जाएगा चेक सब डिपॉजिट करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए ऑफिस बॉय जाएगा, अकाउंटेंट बोलेगा मेरा काम नहीं है सर। तो वो चीजें उन्होंने ये लिमिटेशंस छोड़ के थोड़ा सा खुल के बाहर आना चाहिए। और फ्यूचर तो यंग जनरेशन है को चेंज होना बहुत जरूरी है। इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, हाँ। और बहुत ही स्ट्रांगली बताना है, इसमें पेरेंट्स लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पहले अगर आप देखो तो बेसिक नीड्स हमारी क्या होती थी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दैट्स इट। ठीक है, करेक्ट है। अभी बेसिक नीड्स में फैशन, लाइफस्टाइल और डिजिटाइजेशन आ गया, गैजेट्स, जिसमें आया। तो अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि पेरेंट्स लोग इन बच्चों को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ फैशन, लाइफस्टाइल और गैजेट्स भी दे रहे हैं। तो उनको पैसा कमाने का जो पुल है वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। राइट। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जैसे प्रवीण भी बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। स्टार्टअप्स हो, एसएमईज हो, माइक्रो कंपनीज हो, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हो, तो बेसिकली अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इट रियली डजंट मैटर कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टैलेंट और मैन पावर इंडिया जैसे कंट्री में नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, जो हम लोग बिजनेसेस फेस कर रहे हैं। आई वांट टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस। So that is the scene currently. I think so this would be good inputs for Gen Z and parents as well, I guess. Partnership में मेरा observation है, टिक पाना is very difficult. मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जहाँ पे पार्टनर्स बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते। इवन मेरा जो कंपनी है, वी प्लान्ड टू स्टार्ट एज अ पार्टनरशिप कंपनी। इतने साल से आप काम कर रहे हो तो आपने मैनेज किया ही है, दैट इज रीजन आई एम आस्किंग। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अपना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। और एजुकेटेड लोग जो है वो अपना अपना रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस सब जान के काम करेंगे एक साथ। मेरा एक्सपर्टी किसी और में है, सर का एक्सपर्टी किसी और में है, वो एक्सपर्टी यूटिलाइज करना। पार्टनरशिप मतलब क्या करना है हमें, हमारी जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करना है हमें। तो हम ये ना देखते बैठे कि इसमें कितना पैसा मिला, वो कितना, हमारे काम के लिए जितना आ रहा है ना वो ठीक है, उसके अलावा हमें ग्रो करने के लिए क्या क्या करना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी इसमें। जैसे स्टार्टिंग से मैं जाता हूँ कि मैंने जब ये आइडिया आया था मुझे, तो ये आइडिया आया था कि फार्मर्स लोगों को प्रॉब्लम्स है, उनके यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेते लोग, और ट्रैक्टर्स लेने के बाद 6 महीने के बाद वो ट्रैक्टर बिका जाता है। मैं 6 महीने के बाद जाके देखो तो वो ट्रैक्टर उसके पास नहीं है। क्यों? तो उसको एक तो वो ट्रैक्टर इसलिए लेता है कि उसको गांव में सरपंच के पास जो ट्रैक्टर है वो एस्पिरेशन रहता है उसको, वो फिर बड़े जमींदार के पास है ट्रैक्टर, वो लेना है उसको। मेरे गांव में रेड आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, वो जो आता है वही ट्रैक्टर लेना है मुझे। मेरी खेती कितनी है, मेरा काम क्या है, वो कुछ नहीं देखते थे। तो वो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन करके हमने खेती गाड़ी चालू किया। और खेती गाड़ी के लिए 2013 में आइडिया आया मेरे दिमाग में। 13 के बाद हम 13, 14, 15, 16 हम पूरे इंडिया में घूमे। अराउंड 30 पीपल्स टीम था। कुछ भी अर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस घूमना है इंडिया में, किसानों के पास जाना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, और पूरा सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस टाइम पे इवन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स भी उनके वेबसाइट पे, उनके लीफलेट में 100% इंफॉर्मेशन देते नहीं थे। इवन ना एचपी देते थे। कुछ लोग आज भी एचपी 100 परफेक्ट एचपी नहीं देते, कैटेगरी बोलते, 50 एचपी कैटेगरी। दैट्स रॉन्ग ना, कि मुझे लेना है 40 एचपी, 48 एचपी या 46 एचपी, मुझे 50 एचपी कैटेगरी में बोलेंगे तो किसी और का 50 एचपी होगा, वो छोड़ के मैं 46 वाला ले लूंगा, 50 एचपी कैटेगरी है। वो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना था। उसके ऊपर सोल्यूशन हम बहुत टाइम हम लगाया हमने। फिर उस टाइम पे इंडिया में ट्रैक्टर की कोई भी वेबसाइट ना, इवन वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैक्टर की कोई मैकेनाइजेशन की कोई वेबसाइट थी। हमने उसको पूरा एक सिस्टम में लेके आए, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से उसका स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें हमने उसमें
एक सेट में बिठाई हाँ। और फिर उसको 2016 में हमने बीटा लॉन्च किया। फिर बीटा लॉन्च करने के बाद किसानों को देखा क्या क्या लगता है, कैसे उसको इम्प्रोवाइज करते गए। डेटा भी हमने बुधनी जैसे टेस्टिंग सेंटर्स है वहां से परचेस करके किया है डेटा। ओके। तो वो सारी चीजें ये है। तो इसमें जब 2018 में हमने जब ज्वाइंटली फिर विष्णु भी ज्वाइन हो गए, हम दोनों भी कमर्शियलाइज करने के लिए गए खेती गाड़ी को। उस टाइम पे हमारा एकदम क्लियर गोल है, पार्टनरशिप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए करते समय हमने एक्सपर्टीज क्या है, सब कम्युनिकेशन मीडिया इसमें से आए, उनका सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मेरा जो है प्रोडक्ट अच्छा है, मैं प्रोडक्ट अच्छा बना सकता हूँ, नॉलेज लेके उसको इनोवेटिव अच्छा कर सकता हूँ, डिजाइन अच्छा कर सकता हूँ। तो बैक एंड प्रोडक्ट अच्छा बनाना, कम्युनिकेशन के लिए क्या करना वो सर देखते हैं। अच्छा। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है मैं देखता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हमारे कोई भी काम है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज की जनरेशन में क्या है ना, पेशेंस नहीं है। हमने फर्स्ट 3 इयर्स हमने कुछ भी नहीं लिया, इवन सिंगल रुपीज हमने नहीं लिया, हमने इन्वेस्ट करते गए। तो उसके बाद फिर हमने हमारे तीसरे साल कंपनी हमारी प्रॉफिटेबल थी। एक पॉइंट इसमें आया बीच में ऐड करता हूँ, स्टार्टअप्स का जो अभी एक चल रहा है, बहुत बड़ा ये चल रहा है। तो वो स्टार्टअप जो चीज है ना, वो स्टार्टअप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, इजी है। मैं क्या करूंगा, स्टार्टअप नाम डाल के एक कंपनी क्रिएट करूंगा, मुझे फंड आएगा, मैं जाके लैम्बोर्गिनी ले लूंगा। मतलब वो सारी चीजें जो है वो एक सपना है। एक्चुअल में वैसे कभी होता नहीं है। स्टार्टअप्स इंडिया में इतने हैं, सक्सेस कितने हो गए, और वो भी अभी जो दिख रहा है ना पेज 3 या मीडिया में जो भी दिख रहा है, तो स्टार्टअप्स में जितने भी लोग अभी आ रहे हैं उसमें से कितने लोग मनी बर्निंग कर रहे हैं, फंड बर्निंग कर रहे हैं, और कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग है, इंडिया को हमें ग्रो करना है तो हमारे लिए अर्निंग इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। हम दोनों ने वो सोचा था कि हमें स्टार्टअप्स कंपनी करनी है ना, तो कंपनी को हमें फंड लेके आके बड़ी कंपनी दिखानी नहीं है किसी को, दिखाने से किसी का पेट नहीं भरेगा। हमें करना है प्रॉफिटेबल कंपनी करनी है। तो फर्स्ट तीसरे साल में हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल थी और आज अच्छे प्रॉफिट से काम कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप का है। इसमें पार्टनरशिप में हमने जो भी काम लिए हैं वो सारे काम हमारे डिवाइडेड हैं। सर जो काम करते हैं एक दूसरे का सलाह मशवरा लेते हैं कि इसमें मुझे कैसा आप गाइड कर सकते हैं, आपका क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। डिसीजन 100% सर का रहेगा, जो काम सर कर रहे हैं। मेरा जो काम है उसमें 100% डिसीजन मेरा रहेगा, सर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के लिए शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। डेफिनेटली पार्टनरशिप कभी ब्रेक नहीं होगी, पार्टनरशिप चलती रहेगी। और पैसा मत देखो हमारा पहले से रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। ऑफिस में कैबिन में बैठेंगे तो रिलेशन कैबिन के बाहर रहता है, कमर्शियल पे। मेरे हिसाब से देयर आर 3 थिंग्स अगर आपको पार्टनरशिप टिका के रखना है तो। एक तो आप देखो, मैं आपको डेटा देता हूँ इफ यू वांट। 98 ने, मैं तो बोलता 99% टाइम्स ये पार्टनरशिप टूटता है। वही ओके। इसके 3 बड़े रीजंस मैंने बेसिकली एनालाइज किए हैं। तो जब हमको पता है तो वो करना नहीं है। पार्टनरशिप में क्या करना चाहिए उससे ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीजें तो एकदम क्लियर है। एक तो आपको दोनों में क्लैरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियर। कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लैरिटी बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज वेरी डेंजरस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक थिएटर में बिठा दूं, वहां के सारे लाइट्स ऑफ कर दूं और आपको बोलो फर्स्ट सीट से लास्ट सीट तक आपको 1 मिनट में जाना है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा क्योंकि दिख रहा ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ। लेकिन उसी में अगर मैं 2 लाइट शुरू कर दिया तो आप ऐसे भाग के 1 सेकंड में जा सकते। तो क्लैरिटी बहुत है और होनी चाहिए। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या होता है ना, बहुत सारे चीजें हैं कि मैंने 4 चीजें छुपा के रख ली, प्रवीण ने 4 चीजें छुपा के रख ली। बिजनेस में, लाइफ में, ओवरऑल पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आप कितना भी छुपा के रख लो वो एक दिन बाहर आना। ये फैक्ट है, ये समझ जाओ सब लोग।
तो एक तो क्लैरिटी हो गया कि क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव पता है हम लोगों को, हमको पता है कि फार्मर और फार्म मैकेनाइजेशन का ओवरऑल सिनेरियो इंडिया में पिछले 6 साल में क्या था, अभी क्या है। तो जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा अभी ये उम्र में जाके ये भी बहुत बड़ा कारण है, वो है अहंकार। जो लोग ईगो 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 बोलते हैं ना, आई मीन आप लोगों को कंपनी से बड़ा अगर आपका अहंकार और ईगो है तो बेटर आप पार्टनरशिप ही मत करो। और किस चीजों के ऊपर अहंकार है, ऐसे करना था बट ऐसे किया आपने, मैंने बोला था ये नहीं लेना है, उसको उस भानगढ़ में हम पढ़ते ही नहीं है। ये सब हमको पता है हमें क्या करना है। तो ये लेकिन आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ईगो वाला कहानी है ना, ये टिकता नहीं है और चलता भी नहीं है ये पार्टनरशिप में। तो वो एक चीज है तीसरा जो हमें बेसिकली किधर तो पाक करना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें हो किसी भी बिजनेसेस में तो 99% प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन था कि पार्टनरशिप नहीं चलते, बहुत सारे पार्टनरशिप जब पैसा आने लगता है तब ज़्यादा जाके वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाते हैं। ईगो आपने जो बोला वो बहुत सही है, एंड आई होप दिस ऑल्सो इज़ अ गुड मैसेज। ये बहुत सा अच्छा मैसेज है कि कैसे अगर पार्टनर्स है तो एक दूसरे की अलग एक्सपर्टीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे स्प्लिट करके यू कैन स्टिल विन। मैं आपको बोलता हूँ कुछ मन में नहीं रखना है, जो भी लगता है ना सीधा बोल देना है। मुझे बोल दिया, मुझे 2 मिनट थोड़ा बुरा लगेगा, मैंने उनको बोल दिया 2 मिनट उनको बुरा लगेगा, लेकिन क्लैरिटी रहेगा। करेक्ट। लॉन्ग टर्म तक चलना है तुम लोग को पार्टनरशिप में, तो ये अपने को कुछ ट्रेड्स है जो अपने को अडॉप्ट करना पड़ेंगे। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोग, बिजनेस में भी और पर्सनल में। तो वो हम लोग मिक्सअप नहीं करते। बिजनेस में 6 साल से साथ में है, पर हर साल हम नए एक आइडिया लेके आते हैं, इसको करना है, ज्वाइंटली करना है। मतलब खेती बाड़ी ही हमारा एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, और भी है बहुत। ओके। तो वो भी हम सोचते हैं। और ऐसा है कि देखो आपने 100% तो आप पार्टनरशिप बोलते हैं आप, लेकिन ऐसा है कि फैमिली में भाई से भी अपना जमेगा नहीं, किसी के साथ भी नहीं। तो वो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम कैसे मैनेज करते हैं हर एक चीज को। मतलब कुछ चीजें ऐसे, अभी सर ने बताया कि बाजू में रखो, एकदम क्लियर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, उसमें रहता है। और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है, सर को कुछ मुझे बताना नहीं है, मुझे कुछ सर को बताना नहीं है, पूछूंगा सर ये क्यों नहीं बताया मुझे, और सर भी नहीं पूछेंगे मुझे कि ये क्यों नहीं बताया मुझे, पर्सनल है। तो वो डिपेंड्स है, तो वो चीजें भी समझ लो। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट होना है तो 100% हो गए फिर आपने ऐसा भी नहीं है। तो वो चीजें मतलब मैच्योरिटी से काम ले लेंगे, डेफिनेटली वो कभी भी नहीं टूटेगा। ऐसे भी हमने पार्टनर्स देखे हैं कि जिनके वो एंड हो गया, मतलब बूढ़े हो गए, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, पार्टनरशिप नहीं टूटा, लेकिन उनके बच्चे आ गए, दूसरे दिन पार्टनरशिप टूट गया। तो वो डिपेंड्स है कि वो कैसा सोच है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है सारी चीजें। ये बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ हुआ है अपने देश में। जैन जैसे ही आ गए, अपने को सबको पता है कि कौन से बिजनेसेस अलग हो गए, हो रहे हैं। तो ये होगा, ये नेचुरल भी है। देखो इसमें कुछ गलत या सही ऐसा कुछ नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ। एक लेवल पे होके जाके हो गया ना फिर तो फिर दोनों को नुकसान है, दोनों को नुकसान। इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस सेटअप करना, वो सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजों में आपको दिक्कत है। वो चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होता है। राइट। अभी खेती गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो आप खेती गाड़ी 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है आपके, और यूजर्स भी है आपने बताया। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा खेती गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप क्या क्या करते हो खेती गाड़ी में, व्हाट आर द सर्विसेज, आप किसानों के लिए कैसे बेनिफिशियल है और OEMs के लिए भी कैसे बेनिफिशियल है, थोड़ा सा यू कैन हाईलाइट ऑन दैट। जी, हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हाँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अपना देश अगर हम लोग ग्लोबली कंपेयर करें तो फार्म मैकेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यांत्रिकरण से कितनी खेती होती है अपने यहाँ पे, तो हम लोग आज 40-45% पे बैठे हैं अपना देश। और ग्लोबली अगर आप कंपेयर करो तो चाइना, इजराइल, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और काफी देश, ब्राजील वगैरह, अगर इसे कंपेयर करें तो ये 65% से लेकर 97% तक पहुंच गए हैं। दिस इज द काइंड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन व्हिच इज हैपनिंग ग्लोबली। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो वैसे काम हो रहा है। एक कंट्रोल स्टेशन के ऊपर आप एक प्रोग्राम करो, हजारों ड्रोन्स उड़ेंगे और 2-4 हजार 5,000 हेक्टेयर के लैंड के ऊपर स्प्रेइंग करके आके वापस उनके जगह पे सेटल डाउन। अच्छा, तो दैट इज द लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड ओवर द पीरियड।
मैक्रो लेवल के ऊपर हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, विच इज गुड फॉर अस। तो फार्म मैकेनाइजेशन में हमारे देश को आगे बढ़ाना है हम सब लोगों को, जिसमें OEMs है, डीलर्स है, किसान है, हमारे जैसे प्लेयर्स है। ये पूरा इकोसिस्टम को जब हम काम करेंगे तो ये फार्म मैकेनाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो नेक्स्ट 2 डिकेड्स में हमको 45-40% से कहाँ लेके जाना है, 60%, 65%, 67, 70, 80% तक हमारा देश जाएगा तो कैसे काम होगा, वो एक एस्पेक्ट है। वो ये मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल के ऊपर अगर आप देखो तो एक सीजन टाइम होता है जिसपे सबको लैंड प्रिपरेशन करना है, सोविंग करना है, उसी टाइम पे सबको करना है क्योंकि रेनफॉल के ऊपर अपना देश डिपेंडेंट है। तो माइक्रो लेवल के ऊपर भी काफी चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रैक्टर को या इस इम्प्लीमेंट को सोर्स करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अभी अगर आप देखो पिछले 10 साल में जो माइग्रेशन हुआ है हमारे गांव से अर्बन ज्योग्राफीज में, वो काफी बड़ा है। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर बोलो या तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर जो खेतों में काम करेगा, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है ही है। उसके बाद जो प्राइसिंग जिस तरीके से है, मैं आपसे 1500 ले रहा हूँ, मैडम से 1200 ले रहा हूँ और किसी से 3000 रुपए ले रहा हूँ 1 एकड़ का वही करने के लिए। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चैलेंजेस माइक्रो लेवल के ऊपर भी है और मैक्रो लेवल के ऊपर भी है, और एक है इमोशनल लेवल के ऊपर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गांव में आप जाइए आज, वहां पे एक तो सरपंच होते हैं, उसके बाद जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उनको नाम दिया है विलेज चैंपियंस। ओके, मतलब ऐसे लोग जो फार्मिंग में काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके पास 50, 100, 200 एकड़ जमीन है। अभी भारत में 82% जो फार्मर्स है वो मार्जिनल फार्मर्स है। मतलब क्या? जिनके पास 2 से 5 एकड़ तक की खेती है। अगर वो बंदा बोलेगा कि मुझे वही ट्रैक्टर चाहिए या तो वही मशीनरी चाहिए जो सरपंच के घर के सामने पार्क है या तो विलेज चैंपियन के घर के सामने पार्क है, वो एक एस्पिरेशन है ट्रैक्टर किसानों के लिए। बट समवेयर वो गलत थिंकिंग है। हमें ऐसे लगा कि किसानों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें लॉन्ग टर्म में उनका ही बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 2-4 EMI भर दे, फिर लग गया अरे मैंने 65 HP का क्यों ले लिया, ये मशीन क्यों ले ली, ये हार्वेस्टर क्यों ले लिया, ये ड्रोन क्यों ले लिया, वगैरह वगैरह। उससे अच्छा आप लोग कंसल्ट करो खेती गाड़ी के साथ। अच्छा, और हम उनको प्रॉपर एडवाइस देंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजी। ओके। तो अपना भारत का जो सिचुएशन है, ये अभी फिलहाल 6 साल पहले ऐसा था। ओके, इन सिनारियो में खेती गाड़ी का जन्म हुआ है, जिसके ऊपर आई थिंक प्रवीण थोड़ा सा बताएंगे आपको। खेती गाड़ी जो है वो मोस्टली हम किसानों को एडवाइजरी देते हैं। जैसे विष्णु ने बताया कि ट्रैक्टर लेने के लिए उसको पता नहीं है कि कौन सा लेना चाहिए। रीजन है उसका लेना है 50 HP लेके आएगा, 60 HP लेके आएगा। तो हमारी बीटेक की टीम है, उनको वेल ट्रेन टीम है, वो टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देती है, एडवाइस करती है कि आपको आपकी खेती कितनी है, किस पर्पस के लिए आपको ट्रैक्टर लेना है, क्या क्या काम रहेंगे, अराउंड द ईयर कितना चलने वाला है, क्या है, सारे क्वेश्चनरी है। वो क्वेश्चनरी को समझ के एनालाइज करके उसको हम एडवाइस करते हैं कि ये ट्रैक्टर आपके लिए सुटेबल है। और वो ट्रैक्टर फिर वो लोग लेते हैं। अब ऐसा है कि ये ट्रैक्टर लेने के लिए हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ट्रैक्टर्स में, नए ट्रैक्टर्स में उसको कंपेयर करने के लिए आपको ऑप्शन है। तो 2 ट्रैक्टर हमने ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से आप कंपेयर करके उसमें से कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, नए ट्रैक्टर किसानों के लिए नए ट्रैक्टर के साथ कौन सा इम्प्लीमेंट अटैच हो सकता है, ये जो अभी ट्रैक्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट अटैच हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन उसी ट्रैक्टर के पेज के ऊपर हमने दे दिया है। सुटेबल इम्प्लीमेंट्स इमीडिएट वहां पे उसको ट्रैक्टर भी देखने के लिए मिलता है, ट्रैक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके साथ किसी फार्मर का टेस्टिमोनियल भी मिलता है वहां पे देखने के लिए। एक ही पेज के ऊपर जाने के बाद उसको ट्रैक्टर का फीचर का वीडियो रिव्यू, कस्टमर फार्मर्स टेस्टिमोनियल, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिलती है उसको। तो उसको डिसीजन मेकिंग
एडमिन जो होता है ना, हम आसान कर देते हैं और इजी तुरंत डिसीजन ले सकता है, तो वो हम काम कर रहे हैं उसके लिए, फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए तो सारी चीजें जितनी भी हमारे यहाँ पे सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे एक भी पैसा फार्मर से लेते नहीं है। इंडिया में अभी आपको जैसे बताया मैंने कि 6.5 मिलियन फार्मर्स के साथ हम जुड़े हैं। उसके साथ में एवरी मंथ हम मिनिमम 3 लाख फार्मर्स को जुड़ते हैं। 3 लाख फार्मर्स के साथ हम कुछ ना कुछ तो सर्विस एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ में हम ट्रैक्टर भी देते हैं। इसके अलावा किसी का ट्रैक्टर है उसको इम्प्लीमेंट सेपरेट लेना है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर्स, छोटे से छोटे इम्प्लीमेंट से लेके हार्वेस्टर तक। अभी ड्रोन का नया सेक्शन, अभी ड्रोन ट्रेनिंग है तो ड्रोन का भी नया सेक्शन हमने लॉन्च किया है और फार्मर्स को उसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कल्टीवेटर से लेके हार्वेस्टर तक जितनी भी फार्म इम्प्लीमेंट्स है, फार्म मशीनरीज है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सुटेबल कैसा है, वो कौन से मिट्टी में चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारी की सारी नॉलेज भी हम फार्मर्स को देते हैं इजी वे में। उसके साथ में ट्रैक्टर्स के साथ, न्यू ट्रैक्टर्स के साथ हम उसको फाइनेंस के लिए हेल्प करते हैं। ट्रैक्टर्स लेना है तो ट्रैक्टर्स को फाइनेंस तो चाहिए, क्योंकि एवरेज टिकट साइज उसका 6 लाख अराउंड है। तो 6 लाख का मशीनरी लेना है तो उसको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा और उसके साथ पास उतना पैसा भी नहीं रहेगा। तो फाइनेंस के लिए हम उसको हेल्प करते हैं। बड़े बड़े बैंक के साथ, फाइनेंस के साथ, प्राइवेट फाइनेंस के साथ हमारे टाइप्स है, तो हम उनको फिर वहां से सर्विस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं फाइनेंस के लिए। सेम थिंग इंश्योरेंस में हम हेल्प करते हैं उनको, कैसे लेना है, उनका कॉस्ट प्राइस कहाँ बचेगा, कहाँ उनको अच्छा रहेगा, वो भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रैक्टर के साथ ये ट्रैक्टर तो दे दिया। ट्रैक्टर में हमारे यहाँ पे अराउंड 1000+ मॉडल्स रहेंगे, 15+ ब्रांड्स है हमारे पास। तो कौन सा भी ब्रांड देखना है, कौन सा भी ब्रांड का कौन सा भी मॉडल देखना है, तो वहाँ पे पूरा किसानों को आने के बाद वहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एकदम फिंगर टिप पे मिलेगा, इजी वे में। वहाँ पे हमने सर्च, HPY सर्च करना है, सर्च करना है, ब्रांड करना है, वो सारी चीजें एकदम इजी करके रखा है। मतलब किसान को जाने के बाद नेविगेट करने के लिए बहुत तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनको वहाँ पे करके रखा है। इसके प्लेटफॉर्म में हमारा डेस्कटॉप वेबसाइट है, मोबाइल वेबसाइट, अलग प्लेटफॉर्म, प्रोग्रेसिव ऐप बोलते हैं उसको, फिर एंड्रॉइड ऐप है, ये सारी चीजें। उसके अलावा सोशल मीडिया में, सारे सोशल मीडिया के ऊपर हम अवेलेबल है, वहां से हम उनको एजुकेट करते हैं। वो सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया अवेलेबल है, उसके ऊपर हम उनको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल करके देते हैं। उसके थ्रू हम पूरा फार्मर्स को एजुकेट करते हैं। तो अराउंड 50 मिलियन एंगेजमेंट हम टोटल सोशल मीडिया के थ्रू एवरी मंथ जनरेट करते हैं। और ये जो सोशल मीडियाज है, सोशल मीडिया के और 2 मिलियन फॉलोअरशिप है हमारी, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ऑल प्लेटफॉर्म्स मिला के। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर 1.7 मिलियन अराउंड पेज विजिट्स होते हैं एवरी मंथ। हमारा जो एंड्रॉइड का ऐप है, वो एंड्रॉइड का ऐप 1.3 मिलियन इंस्टॉलेशंस अभी है, और उसमें भी 2.5 मिलियन अराउंड स्क्रीन विजिट्स मिलते हैं एवरी मंथ हमें। तो उतना एंगेजमेंट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है और कम्युनिकेशन चलता है। अराउंड 20-30 पीपल्स खाली गाइडेंस देने के लिए, एडवाइस करने के लिए बैठे हैं कि वो फ्री कॉल लेते हैं। कंटिन्यूसली उनका टारगेट रहता है उनको कि इतने फार्मर्स को अटेंड करना ही करना है, तो वो अटेंड करके उनको गाइडेंस देते हैं। ये हो गया एक फार्मर्स लेवल पे। अब OEMs के बारे में हम देखेंगे तो OEMs के लिए जो उनको प्रोडक्ट फार्मर्स के पास पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो एक दिन में खत्म होना, तो वो देखेगा। हमारा जो मीडिया है वो कंटिन्यूसली उनके लिए काम करता है। हमारे वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स उनको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट करना, उन क्वालिटी लीड्स को मैच्योर करना, ये भी हम काम करते हैं। तो वो OEMs के लिए वो बेनिफिट्स होता है। उनके प्रोडक्ट का नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वो इमीडिएट फार्मर्स लोगों के पास पहुंचाना है, तो हम ही मीडिया है कि जैसे उनको फार्मर्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ट्रैक्टर लीड जनरेशन करने से लेके प्रोडक्ट लॉन्चिंग तक जितनी भी सारे चीजें जरूरी है OEMs को, वो OEMs को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली
रीच होने के लिए बेनिफिट होता है। बहुत सही है, ग्रेट ग्रेट। बेसिकली खेतीगाड़ी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है। ये बेसिकली हम लोगों ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। अभी फार्मिंग कम्युनिटी में ओईएम्स होंगे, डीलर्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे। जैसे अभी सर भी बोल रहे थे, वो जो 65 लाख फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ हमारे पास 6,500 सर्विस स्टेशन है, 3,000 ब्रोकर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा डीलर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, जो जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ओईएम्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, सर्विस स्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फार्मर्स, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो वैसे हम लोगों ने उसको देखते हैं। तो आज कैसे परसीव किया जाता है खेतीगाड़ी को? खेतीगाड़ी बेसिकली एक नॉलेज बेस्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो किसानों को सही टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए हेल्प करता है। वो एक इन अ नटशेल हम समझ सकते हैं। लेकिन फार्मर साइड में अगर उनका फार्मर का या किसान का जर्नी आप देखें, तो ये जो मशीनरी का जो डीलर्स है या तो ट्रैक्टर का जो डीलर है, ये कभी भी विलेज लेवल के ऊपर नहीं रहता है। या तो ये तालुका लेवल पे रहेगा या तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा। तो आप समझो आप एक गांव में बैठे हो और वहां पे आपने इंटरनेट ने देख लिया कि इसके फीचर्स क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इंजन, एचपी और बाकी सारी चीज में क्या है, उसी को आपने कंपेयर कर लिया चारों अदर ब्रांड्स के साथ। आपने ये भी देख लिया कि नजदीकी डीलर कौन है, आपने ये भी देख लिया कि मेरा सर्विस कहाँ पे हो सकता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम उसको जब क्रिएट करके देंगे और जब वो डीलर के पास जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन से एम्पावर्ड है। डीलर मेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, जो मुझे चाहिए वो मैं खरीदूंगा। तो नॉट ओनली उसको डिसीजन मेकिंग के क्लोजर लाते हैं, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको हम एम्पावर भी करते हैं। तो समझो उसने ये पूरा इंफॉर्मेशन देख लिया, ब्लॉग्स देख लिए, न्यूज देख लिया, टेस्टिमोनियल्स देख लिए, प्रोडक्ट रिव्यूज देख लिए और सारे वीडियोस देख लिए। अगर वो उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उसका सिर्फ नाम और नंबर हमें दे सकता है। हमारा टीम उसको कॉल बैक करेगा, उससे पूरा अंडरस्टैंड करेगा कितना एकड़ जमीन है, सिंगल क्रॉप कर रहा है, मल्टी क्रॉप कर रहा है, वाटर सोर्स क्या है, तू पर्सनल के लिए ले रहा है या कमर्शियल भी तुझे काम करना है। उसके बाद हर साल क्रॉप चेंज करता है या सेम क्रॉप लगाता है। उसके बाद आपको डाउन पेमेंट कितना कर पाओगे आप, तो उसका बेसिकली पूरा प्रोफाइल क्रिएट करके उसके बाद उसको एडवाइस होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया उसको एडवाइस, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर किसी को कमर्शियलाइज करना ही नहीं है तो उसको क्यों उस तरह का ट्रैक्टर लेना है। तो इसके अलावा जैसे प्रवीण बता रहे थे, किसान के लिए स्पेसिफिकली ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यू कैन गो बाय, सेल, रेंट, हायर एंड ऑल्सो गेट इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। सो ऐसा एक हम लोगों ने एंड टू एंड काइंड ऑफ जर्नी उसमें क्रिएट किया है, जिसमें किसानों को पूरा एंड टू एंड हम लोग सोल्यूशन देंगे। इन शॉर्ट बोलूंगा तो आप यू आर एम्पावरिंग फार्मर्स टू मेक अ राइट डिसीजन बाय एजुकेटिंग, उनको एजुकेशन एडवांस में देके, सो दैट उनका कोई चीट भी ना कर सके आगे जाके। बट और एक चीज़ जो आपने बताई कि आप जो कंसल्टेंसी करते हो, तो दैट्स अ ग्रेट पार्ट आई कैन से। तो फार्मर्स को नीड है ये चीज़ों की, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, या फिर किसी के पास बड़ा चीज़ देख लिया तो बड़ी चीज़ के पीछे भी भाग सकते, सो दैट एंड विदाउट कॉस्ट कर रहे तो दैट इज रियली ग्रेट। यस यस, कंप्लीटली फ्री। हमारा बहुत क्लियर है, हमारा आइडिया बहुत क्लियर है। फार्मर से नहीं कमाएंगे पैसा, हम लोग है ओईएम्स है, डीलर्स है, बाकी का इकोसिस्टम है, तो उनसे कमाएंगे हम पैसा। जैसे अभी सर ने बताया, उसमें ट्रैक्टर बाय करना है, बाय करने के लिए पूरी जर्नी हमारे यहाँ से हो सकती है। फिर उसको सेल करना है। पुराने ट्रैक्टर्स भी हमारे साइट पे वहाँ पे रख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और वो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन फार्मर टू फार्मर रहेगा। इसमें कोई भी फार्मर टू फार्मर रहेगा, इसकी वजह से कोई वहाँ पे उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि फंस गए, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो वो पूरा फार्मर टू फार्मर ट्रांजेक्शन रहेगा। उसके अलावा किसी गांव में ट्रैक्टर हायर करना है, रेंट पे लेना है, तो क्या होता है, गांव में 20-25 ट्रैक्टर है और नहीं एकदम एट द टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बाजू के गांव में से भी ले सकते हैं, हमारे साइट पे मिल रहा है। तो ये जो है कि सोर्सिंग प्रोसेस है, वो सोर्सिंग प्रोसेस आसान कर रहा है हम लोग के लिए। किसी को रेंट पे देना है उसको भी रख सकता है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास खेती गुरु करके है। खेती गुरु जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो खेती गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर हम फार्मर्स को उसका जो क्रॉप है, उसका क्रॉप को 25 to 30% यील्ड
बढ़ाने के लिए हम गाइडेंस देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, और उसका जो एक खर्चा है, एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस 20 to 25% एक्सपेंस रिड्यूस करने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। उनका पूरा सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक उनको पूरी की पूरी गाइडेंस हर समय जुड़े रह के हम उनको पूरा का पूरा गाइडेंस देते हैं। अगेन ये भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है फार्मर को। इतनी एडवाइजरी देते हैं, हम घंटों उनके साथ बात करते हैं, उनका पूरा फोटो लेते हैं, उसमें बोलते हैं कि ये क्रॉप के ऊपर ये डिसीज आया है, ये पेस्ट आया है, उसको ये सोल्यूशन है, वो चीजें हैं, कब बेसल डोज देना है, कौन सा देना है, क्या क्या देना है, से लेके इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी हमारा सर बोलेंगे मिशन क्या है वो पता चलेगा। तो हम यील्ड बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। तो इसमें ना पूरी की पूरी जर्नी में हम उसके साथ रहते, इवन उसको कब पानी देना है, कब नहीं देना है, यहाँ तक का डिटेलिंग में हम उनको एडवाइस देते हैं। तो ये खेती गुरु जो प्लेटफॉर्म है ये एज अ मोबाइल ऐप है, और मोबाइल ऐप में हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन कॉम्बो किया तो क्या बनेगा एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा। खेती गुरु है। खेती गुरु के ऊपर कोई भी मेरा पोस्ट डाल सकता है कि मेरे अभी इस पौधे को ये हुआ है, तो इमीडिएट एग्रीकल्चर एडवाइजर जो हमारा है, डॉक्टर है, वो उसको इमीडिएट सोल्यूशन बता देगा। फोन भी करेगा, वहां पे भी बताएगा, वो व्हाट्सएप भी करेगा, सारी चीजें जहां जहां मिलता है वहां कांटेक्ट करके बता देगा। दूसरी बात ये है कि हमारे मोबाइल ऐप पे आएंगे फार्मर्स, तो उनको क्रॉप का सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, शॉर्ट में पॉइंटर्स में दिया है। तो उसको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका समरी है। समरी में मेरा लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है, वहां पे जाके एक पैराग्राफ में उसको समझ में आएगा कि लैंड प्रिपरेशन क्या करना है, कैसे करना है। लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक पूरा का पूरा वहां पे है वो, और वो भी इंडिया के 9 लैंग्वेजेस में है। तो सभी लैंग्वेजेस में होने की वजह से कौन सा भी फार्मर आ सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम डिसीज आते हैं, पेस्ट आते हैं, उनका सिम्टम्स क्या है, उसके लिए सोल्यूशन क्या है, कौन सा स्प्रे लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे इजीली अवेलेबल। फार्मर्स को जाके किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसके जाके खाली नाम, उसका पता, फोन नंबर, खेती कितनी है, कौन सा क्रॉप लगाते, वो सिलेक्ट करना है क्रॉप्स। उसको क्रॉप सिलेक्ट करेंगे तो इमीडिएट उसका क्रॉप का पूरा इंफॉर्मेशन उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा। उसकी खेती भी वो ऐड कर सकता है कि मेरा ये क्रॉप है, अभी मैंने सोइंग किया, तो टाइम टू टाइम वो अपडेट करता जाएगा, तो उसको एडवाइस आता जाएगा पुश नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये भी है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो उसके लिए हम ये खेती गुरु जो प्लेटफॉर्म है, वो खेती गुरु प्लेटफॉर्म हम फार्मर्स लोगों को पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये एक सर्विसेज हम उसमें दे रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हम जो प्रोडक्ट्स लगेंगे तो फार्मर्स लोग हमसे ले सकते हैं। बोला कि ये प्रोडक्ट आप उसको स्प्रे करना है, हमसे ले सकते हैं। तो नहीं लगा तो वो बाजू की दुकान से भी ले सकते हैं, उसमें कोई हमारा कंपल्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये है। इसके अलावा हमारा खेती गाड़ी यूनिवर्स करके एक नया कंसेप्ट है। इंडिया का भी फर्स्ट सातारा डिस्ट्रिक्ट में कोरेगांव तहसील में हमारा पहला एग्रीकल्चर मॉल आ रहा है। वो खेती गाड़ी यूनिवर्स रहेगा। वहाँ पे छोटे से टूल से लेके हार्वेस्टर तक सारी चीजें एक ही जगह पे मिलेगी। फार्मर को एडवाइजरी मिलेगी, इन पर्सन एडवाइजरी मिलेगी, वो सारी चीजें वहाँ पे मिलेगी। पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट जो भी चाहिए वो सारी चीजें वहाँ पे मिलेगी। ये 3000 स्क्वायर फीट का मॉल है। उसमें फार्मर्स के लिए लाइब्रेरी है, फार्मर्स आके बैठ के पढ़ सकता है, पैसा देना नहीं है। वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है, कंप्यूटर्स है। किसी को ऑनलाइन जाके कुछ चेक करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ फायरवॉल में कुछ ही चीजें ओपन होती है एग्रीकल्चर नॉलेज, तो वो सारी चीजें वहाँ पे है। तो फार्मर जाके वहाँ पे देख सकता है नया नॉलेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी चीजें देख सकता है। इसके अलावा 80,000 स्क्वायर फीट एरिया हमने रखा है फार्मर्स को, कंपनीज को दे रहे हैं हम। वहाँ पे कंपनी उनका डेमो करेगी और फार्मर्स लोग आके एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे। वो खेती गाड़ी यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के थ्रू। तो खेती गाड़ी में ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम फार्मर्स को मद्देनजर रख के सर्विसेज निकालते हैं और सर्विसेज हम फार्मर्स को दे रहे हैं। हमारा मोटिव यही है
कि फार्मर एजुकेट होना चाहिए। आज की जनरेशन में क्या है ना कि जैसे हम लोग भी फार्मिंग करते थे, अभी हम आके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है फार्मर के बारे में, तो फिर हम उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। लेकिन यंग जनरेशन जो है वो अर्बन एरिया में जा रहे हैं, जैसे अभी ये सबने बताया, तो उनको भी जो खेती में रहती है उनको सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हाईटेक एग्रीकल्चर में जाना चाहिए उन्होंने, तो उसके लिए हमारा ये सब कुछ चल रहा है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे उस चीज में इंटरेस्ट करेंगे और उसमें वो रिसर्च इनोवेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए चालू करेंगे। पैसा है तो शायद ना सोचेंगे, लेकिन फ्री है तो थोड़ा थोड़ा सोच के जाएंगे। ये बहुत वास्ट है खेती-बाड़ी, सब बताने पे हमें दिन नहीं भूलता। बेसिकली जो खेती-बाड़ी को हम लोग एक एग्री मॉल के जैसा न बिल्ड करके उसको एक एग्री डेस्टिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हम लोग महाराष्ट्र में 5 सिग्नेचर मॉल्स ओपन करेंगे, जहां पे सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स, अलग अलग टाइप के डिस्कशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नया ट्रेंड क्या हो रहा है, ऐसे अलग अलग जगहों से किसान एक जगह पर आ सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं और नई नई चीजें अपनी खेती में वो लोग करते वक्त इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल खेती-बाड़ी है। बट अभी आप पूछोगे फिर खेती गुरु का क्या जरूरत था, तो खेती गुरु का हमारा जो की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशंस कहता है अगर 2050 तक हम लोगों ने हमारे सॉइल का जो ऊपर का जो रहता है टॉप सॉइल जिसको बोलते हैं उसका केयर नहीं किया अभी, तो बाय 2050 वी विल नॉट बी एबल टू कल्टीवेट एनीथिंग। कैन यू सी द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस? बिग प्रॉब्लम। उतना डिटोरिएशन हुआ है अपने सॉइल के क्वालिटी का, ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में अगर आप देखो अभी तो किसानों का फोकस इससे मालूम पड़ता है कि किसके ऊपर है। जैसे फर्टिलाइजर, 15-16 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है इंडिया में फर्टिलाइजर्स का, और दूसरा है पेस्टिसाइड्स जो 6 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, लेकिन कोई क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोच रहा है, या तो सोच रहे हैं तो बहुत ही कम प्रमाण में सोच रहे हैं। जैसे क्रॉप न्यूट्रिशन का जो इंडस्ट्री है भारत में वो अभी सिर्फ 300 मिलियन डॉलर्स का है, तो 15 बिलियन डॉलर्स किधर, 6 बिलियन डॉलर्स किधर, और ये जो वर्जन मार्केट है 300 मिलियन डॉलर्स वो किधर। तो हमने वहां पे अपॉर्चुनिटी देखा। एक दूसरा सॉइल का इशू है अपने देश में, उसको संभालना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने बोला कि एग्री इनपुट कॉस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी सिचुएशन ऐसा है कि कॉस्ट तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। तो उसको कैसे हम लोगों को बेसिकली एड्रेस करना है, इस वजह से हम लोगों ने जब खेती गुरु की संकल्पना जो हम लोगों ने सोची, तो हमने ये सोचा कि हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खेती गुरु शुरू करेंगे कि क्रॉप हेल्थ प्रिवेंशन अप्रोच, क्रॉप का हेल्थ प्रिवेंट करो, तो जितना हो सके उतना केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर कम देना पड़े और पेस्टिसाइड्स भी कम देना पड़े। तो इससे तो तुम्हारा एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्टिंग तो कम होता ही होता है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक पूरा क्रॉप लाइफ साइकिल पे अगर आप उसको ठीक से ध्यान दो तो आपका तो प्रोडक्शन बढ़ने ही वाला है, यील्ड बढ़ने ही वाला है। जैसे आप सोविंग में क्या करना चाहिए, उसके बाद वेजिटेशन में क्या करना चाहिए, ब्रांचिंग में क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग में क्या करना चाहिए, उसके बाद शेप, कलर, साइज, उसमें क्या करना चाहिए, और एंड में प्री हार्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए। तो जैसे अभी शुगर केन बहुत फेमसली इसलिए आपको बोलता हूँ, शुगर केन के लिए क्या है, वेट कितना निकला, 13 टन कितना निकला 1 एकड़ में, मेरा टन कितना निकला। तो हम लोगों ने शुगर केन के लिए एक स्पेशल किट ही बना दिया है। वो तुम्हारा तुम वो 4 बार साल में, और जब तुम्हारा हार्वेस्ट होने वाला उसके 15 डेज पहले दे दो, आपका टनेज कैसे बढ़ता है देखो। उसी तरह बनाना स्पेशल किट, सोयाबीन स्पेशल किट, ऐसे हम लोगों ने 23 टाइप के किट्स बना ली। ग्रेट। हम लोगों फॉर्मूला बनाया और उसको बिल्ड किया। उसी प्रकार से हमने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी 2 प्रोडक्ट हमने 2 पाइपलाइन में। तो उसमें भी कैसा है, 1 ग्राम का प्रोडक्ट आप 150 लीटर पानी में डिसॉल्व करके 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ। अमेजिंग है। हाँ, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कर हम लोग ऐसे 2 प्रोडक्ट बिल्ड किए जिससे तुम्हारा ब्रांचिंग बढ़ेगा और फ्लावरिंग भी बढ़ेगा। ज्यादा ब्रांचेस मतलब ज्यादा फ्लावर्स मतलब ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा क्रॉप, ज्यादा फ्रूट। क्रॉप लाइफ साइकिल के साथ हम लोग बेसिकली सिस्टमैटिक ये सब कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में 2 चीजें हैं, एक तो क्रॉप हेल्थ प्रिवेंशन अप्रोच, और दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है और सेमी ऑर्गेनिक है।
तो उससे हमारा सॉइल का जो मैंने बोला, यूएन ने जो बोला था, Iteration. उसका टेक केयर भी हो सकता है। देखो आजकल कैसा है, ऑर्गेनिक भी हम लोग बोल रहे हैं। आपको पता है अगर आपको ऑर्गेनिक क्रॉप उगाना है तो अभी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 3 साल तक आप खेती नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले 3 साल खेती ही नहीं करना है। अच्छा, तो उसको बेसिकली प्लाउ करो, उसको सोलराइजेशन होने दो, उसको पूरा गर्मी दो, ऐसे 3 साल तक आपको सॉइल के अंदर का जो भी केमिकल किल करना पड़ता है इन अ वे। उसके बाद अगर आप क्रॉप लगाओ तो उसको ऑर्गेनिक बोला जा सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स है। तो व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इज कि बेसिकली हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका एक बैकग्राउंड है। एक खेती गाड़ी हमने पहला प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया, फिर खेती गाड़ी क्या था वो हमने बोला, फिर सर ने खेती गुरु आपको बता दिया, मैंने बोला क्यों चालू किया। करेक्ट। तो बेसिकली ये है खेती गुरु का सर्विसेज, खेती गाड़ी का सर्विसेज और यूनिवर्स। तो हम लोग 5 सिग्नेचर मॉल्स बनाएंगे महाराष्ट्र में और 95 फ्रेंचाइज आउट करने वाले हैं। आपने जो कॉज बताया, जो सॉइल का डिटोरेशन होने वाला है उसके लिए प्रिवेंशन, लेस पेस्टिसाइड्स, इफेक्टिव यूज ऑफ एवरीथिंग, वो बहुत सही है आई थिंक सो आप बहुत सारा बड़ा इकोसिस्टम हैंडल कर रहे हो ऐसा लगता है मुझे, नॉट ओनली फार्मर्स बट जो खाते हैं वो भी। खेती गाड़ी के बारे में, खेती गाड़ी के सक्सेस के बारे में अगर आपको कुछ बताना है, हाँ, तो जैसे सर ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि 3rd ईयर में हम लोग प्रॉफिट्स में आ गए थे। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का हमारा जीएमवी था वो 100 करोड़ का था। तो फर्स्ट ईयर वी मेड अराउंड 100 करोड़ का जीएमवी, विच इज बेसिकली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ओके। और हमारे केस में मर्चेंडाइज क्या है? ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट, स्मॉल फार्म मशीनरी, वीडर, टीलर, खुरपा, हार्वेस्टर, ड्रोन, ये हमारा मर्चेंडाइज है। तो हम लोगों ने 100 करोड़ का माल हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेचा पहले साल। ओके। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 3000 करोड़ का जीएमवी किया है। So that is one of the pointers we basically wanted to make it. उसके बाद 65 लाख फार्मर्स का तो प्रवीण जी ने बता ही दिया है, बट सारे OEMs हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें और एक प्रोग्रेस ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनीज ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो ना ट्रैक्टर बना रहे हैं, ना वो इम्प्लीमेंट बना रहे हैं, ना ड्रोन बना रहे हैं, ना स्मॉल फार्म मशीनरी बना रहे हैं, किसानों के लिए टॉर्चेस बना रहे हैं। तो वो हमारा क्लाइंट है। तो एग्री एंड एग्री अलाइड ऐसे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं। और जो खेती गुरु का जो है, वो खेती गुरु एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म से एक ई कॉमर्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। उसमें आज मेरे ख्याल से 4-5 हजार प्रोडक्ट्स लिस्टेड है और उसको ऑनलाइन हम लोग बेच सकते हैं। और ऐप का जो बोल रहे हैं सर, हम लोगों ने कैसे उसको बेसिकली जो सोशल नेटवर्किंग है, तो ये फार्मर्स का सोशल नेटवर्किंग है। ओके। जिसमें लेट्स से कि आपने बोल दिया कि अरे मैंने मेरे 1 एकड़ में एकदम रेवोल्यूशनरी गोभी लगा दिया या उगा दिया, आप निकालो डालो, इसे किया, उसका फीचर दो। अच्छा। तो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है। एक तो फार्मर टू फार्मर हो रहा है, उसके बाद उसमें बहुत सारे एग्री यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, प्रोफेसर्स है, एक्सपर्ट्स है, ये सारे लोग भी उसमें हैं। तो एडवाइस दे रहे, ले रहे, उससे सबका फायदा हो रहा है। सेम टाइम आप एक्चुअली आपका जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना वो स्टोरीज एंड रील्स एंड वो, तो हमने भी किया है मेरी कहानी, तो उसके अंदर आप आपकी कहानी बेसिकली अपलोड कर सकते हो। ग्रेट। तो बेसिकली ये एक सोशल नेटवर्किंग वाला जो एस्पेक्ट है और प्लस एक ई कॉमर्स वाला एस्पेक्ट है, वो पूरा वैसा क्रिएट होकर अभी वो बेसिकली शुरू हुआ है। इसमें हम लोगों ने why are we so confident about खेती गुरु is basically हम लोगों ने एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले महाराष्ट्र में 1000 किसानों के साथ 1000 एकड़ के ऊपर इसका सैंपलिंग किया और आप बिलीव नहीं करोगे 99.99% हमको सक्सेस मिला। ग्रेट। 1000 फार्मर में से सिर्फ एक फार्मर का कंप्लेंट था, एक फार्मर का कंप्लेंट था, वो भी आई थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल टू मच इन टर्म्स ऑफ उसका बनाना का साइजेस कुछ था, उसको लगा कि हमारा डालने के बाद क्या डबल साइज हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो उसका साइजेस बढ़ गया, उसको प्रोडक्शन भी ज्यादा कुछ 12% से उसका बढ़ गया, बट उसको थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि कुछ 20% से बढ़े। तो वो पॉसिबल है, लेकिन फिर वो केमिकलाइज वापस हमारे ऑब्जेक्टिव से दूर भागेंगे हम लोग, इसलिए हमने फिर वो टाला। तो खेती गाड़ी फार्म मैकेनाइजेशन को एड्रेस कर रहा है, खेती गुरु बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशन को एड्रेस कर रहा है, और खेती गाड़ी यूनिवर्स जो है ना, वो बेसिकली एक हमारा ग्राउंड के ऊपर मॉडल है जो मिक्स ऑफ खेती गाड़ी और खेती गुरु है। क्योंकि यूनिवर्स में आपको बेसिकली व्हाट ही सेइंग इट्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स,
crop nutrition, where sickle to harvester is what I'm saying. Correct. Everything will be available. So this is what is basically all about खेती गाड़ी and खेती गुरु and Universe. तो अभी पहले basically खेती गाड़ी को एज अ फार्म मैकेनाइजेशन ब्रांड परसीव किया जाता है, बट अभी ऐसे कुछ नहीं है। खेती गाड़ी इज जस्ट अ ब्रांड और उसके अंदर आपको मल्टीपल सर्विसेज। तो फ्यूचर क्या है अभी खेती गाड़ी का, आप क्या क्या ऐड करने वाले हो उसमें? खेती गाड़ी में अभी हमने जो ड्रोन्स है, जैसे बताया कि ट्रैक्टर चल रहा था हमारा, ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टर्स, फिर हमने लास्ट ईयर हमने स्मॉल इक्विपमेंट्स टूल्स लॉन्च किया उसमें। तो उसके बाद अभी हमने लॉन्च करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर ड्रोन्स। सो एग्रीकल्चर ड्रोन्स इंडिया में ट्रेंडिंग है और अभी की जरूरत है लोगों को, उसमें भी अवेयरनेस देना जरूरी है। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लेने वाला बंदा 10-10.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसका बेनिफिट्स क्या है, उसको लूपहोल्स क्या है, वो चीजें हम सिखा के उसको वो भी कर रहे हैं। खेती गाड़ी मोस्टली जो है वो खेती गाड़ी अभी आगे जाके ये सारा मैकेनाइजेशन तो कवर कर रहा है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहा है और फार्मर्स लोगों को एजुकेट करके मैक्सिमम उसका हमारा एम है कि ग्रोथ उसके यील्ड में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए और उसका एक्सपेंसेस कम होना, ये हमारा टारगेट है। अभी हमारा 6.5 मिलियन फार्मर्स है, उसको हमें 10 मिलियन फार्मर्स तक लेके जाना है। हमारा जो अभी मोबाइल ऐप है उसको 10 मिलियन मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशंस में लेके जाना है हमें। इतने फार्मर्स के साथ हमें जुड़ना है और ऑल इंडिया सारी जगह पे हमें सर्विस पहुंचानी है। अभी तो कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट्स में थोड़ा सा हम वीक है, तो ईस्टर्न पार्ट्स में भी हम फोकस करेंगे। ये तो हुआ चलो फैक्ट्स, नंबर्स और इसके ऊपर, बट ओवरऑल जो कोर हमारा जो मिशन है, वो हमारा मिशन 2030 का जो हम लोगों ने बेसिकली रखा है, उसमें डेफिनेटली प्रोग्रेस हो रहा है ईयर ऑन ईयर। बट हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे काम करना है जहां पे जो किसान है उसका जो इनकम है वो खेती गाड़ी के माध्यम से कुछ एडिशनल इनकम कमाए। और ओवर द पीरियड उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो एलिवेट होना बहुत जरूरी है। तो हमारा मिशन वो है कि फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमें बेसिकली एलिवेट करना है, उसे एम्पावर करके एडिशनल इनकम के लिए। अब वो कैसा होगा वो काफी हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रैक्टर है और आपका ट्रैक्टर आप सीजन में यूज कर रहे हो, बाकी दिन अगर पड़ा है तो आप डाल दो खेती गाड़ी के ऊपर, मैं ले लूंगा रेंट पे, वो एक है। दूसरा जो खेती गुरु का एक एग्जांपल बताया, जिसमें हम लोग एक्चुअली सोविंग के टाइम पे ही काफी उसका जो क्रॉप है उसको बचा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है न्यूट्री बॉन्ड। वो ऐसा प्रोडक्ट है कि सोविंग करने के पहले सीड्स को न्यूट्री बॉन्ड के अंदर आधा घंटा सोक करना, भिगो दो, उसके बाद दे दो। तो जो 10% से लेके 40% तक क्या होता था ना, सोविंग में ही क्रॉप लॉस होता था। अच्छा। क्योंकि उसको फंगस लग जाता है, जमीन इंसेक्ट्स खा लेते हैं, वायरस आ जाता है। एक्चुअल सीड्स जो होते हैं वो सिर्फ इंसेक्टिसाइड को ट्रीट होते हैं, लेकिन न्यूट्री बॉन्ड में उसको वो कवच मिल जाता है। तो उसमें जो उसका लॉस होने वाला है, 100 में से जो उसके 60 या 70 ही क्रॉप वेजिटेशन स्टेज पे आने वाले थे, अभी 80, 90, 95 तक आ रहे हैं। तो इस बेसिकली तो दिस आर फ्यू ऑफ द आइडियाज व्हिच वी आर बेसिकली ट्राइंग टू इनोवेट एंड पुट इनटू द सिस्टम सो दैट फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाए, उसका इनकम बढ़ जाए और ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एलिवेट हो जाए। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। 2030 तक अभी सर ने बोला 1 मिलियन, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हम 5 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचना चाहते हैं हम लोग 2030 तक। तो जब 5 करोड़ फार्मर्स के साथ काम करेंगे, अभी हम लोग 3000 करोड़ का बात कर रहे हैं जीएमवी का, जो आई थिंक अराउंड 6% है। तो ये हमारे बेसिकली विजन है, ये हमारे मिशन है और इस पे हम लोग बेसिकली काम करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट विजन एंड मिशन एक्चुअली, एम्पावरिंग फार्मर्स। आउट ऑफ इंडिया क्या प्लान्स है खेती गाड़ी के? हाउ यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, कैसे एक्सपैंड करना चाह रहे हो? है दिमाग में तो है भी, और एक्चुअली काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस भी हुई है। इनफैक्ट जब हम लोगों ने 2018 में जब कंपनी को एक्चुअली कमर्शलाइज करके रजिस्टर किया, तभी हमने सोच लिया था कि इसको हम लोग को ग्लोबल लेवल्स के ऊपर लेके जाना है। कब कैसे वो हम लोग डिसाइड करेंगे, हमने कहा था कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है। तो शुरुआत में जैसे आपने देखा कि हमें महाराष्ट्र से खूब अच्छा
रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद आज अगर आप देखो तो ऑफकोर्स जो 7-8 एग्रीकल्चर स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा है, पंजाब है, इसमें से हमारा ट्रैक्शन बहुत ही बढ़िया है। ओके। लेकिन इसके अलावा कर्नाटका से बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। ग्रेट। उसके बाद तमिलनाडु से बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। एपी तेलंगाना से बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो हम लोग बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर अभी हम ऑल इंडिया ब्रांड बन गए हैं। ग्लोबली भी हमें डेफिनेटली एक्सपैंड करना है। हम लोग बहुत सारे मार्केट्स भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में और बाकी के जो बाहर के मार्केट्स हैं उसमें एक अगर बड़ा कोई डिफरेंस है तो वो है लैंड होल्डिंग्स। ओके। तो 2 एकड़ के ऊपर जिस तरह से मैकेनाइजेशन होता है, 5 एकड़ के ऊपर जिस तरह से मैकेनाइजेशन होता है, और 1000 हेक्टेयर के ऊपर जिस तरह से मैकेनाइजेशन होता है, ये बहुत अलग है। इसलिए अभी जैसे हम लोग यूएस मार्केट स्टडी कर रहे हैं, के बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी स्टडी कर रहे हैं, यूरोप पूरा का पूरा हम लोग ने खंगाल के निकाल दिया है। ओके। बट इन सब में अगर आप देखो, खेती गाड़ी एक्चुअली वैल्यू ऐड कहाँ कर पाएगा, तो हम लोग भी वही डिस्कस करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले अफ्रीका को 0 डाउन किया है। ओके, ग्रेट। और हम लोग अफ्रीका में ही बेसिकली एक्सपेंशन हमारा ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। ग्रेट। हम लोग बेसिकली आपको डेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक बार कमिट कर दिया तो फिर हम करते ही हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। तो अफ्रीका में जल्द से जल्द हमारा वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली कैसा है, अफ्रीकन कंट्रीज में एक तो अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यूज्ड ट्रैक्टर्स या यूज्ड मशीनरी का वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। डेफिनेटली जो OEMs है, उनके ब्रांचेस, उनके डीलर्स वगैरह सब है। तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे नया ट्रैक्टर भी चल रहा है भारत में, यूज्ड ट्रैक्टर का भी काफी अच्छा बिजनेस है, हार्वेस्टर्स भी चल रहे हैं, ड्रोन्स भी चल रहे हैं, स्मॉल फार्म मशीनरी भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल अपना जो भारत है वो फार्म मैकेनाइजेशन में ऐसा ऊपर की कर्व में है। बट अफ्रीकन मार्केट्स में भी केनिया कैसे ऑपरेट करता है, तो उगांडा कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो स्टडी भी बहुत ही डायनामिक है भारत के जैसे। क्योंकि इंडिया में भी तो वैसा ही है, तमिलनाडु में जो चलेगा वो राजस्थान में नहीं चलेगा। तो अफ्रीकन मार्केट को हम लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर लिया है, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अफ्रीका के बाद हम सोचेंगे वेदर वी वांट टू गो टू जर्मनी, वेदर वी वांट टू गो टू any other countries from Europe, but technology wise they are really ahead. But ये वाला बिजनेस मॉडल जहाँ पे काम करेगा, whether it is Canada, US और Europe, anywhere, we are very much open to explore the markets, और हमारा काम शुरू है उसके। You all the best for your foreign expansion, and hopefully जो हमारा इंडियन ब्रांड है एक ग्लोबल ब्रांड बन जाए जल्दी ही। So it will be a great inspiration for all Indian entrepreneurs and a pride also. एक बड़ा ब्रांड बनाना is a big journey। तो ये सब जर्नी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ आपको हेल्प होता है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, इसका कुछ आपने यूज़ किया है और उसका बेनिफिट आपको कुछ हुआ है क्या? So हम IP ट्रेडमार्क्स इसके बारे में बहुत कॉन्शियस है। ओके। और डे 1 से हमने जो भी कुछ किया है वो सारा ट्रेडमार्क्स करके ही किया है। okay. और हमें पता है कि, और हमने वो पढ़ा है, हर एक चीज में नॉलेज लेना जरूरी रहता है, वैसे हमने हर एक चीज में नॉलेज लेते गए। तो जब भी स्टार्ट करना है तो हमने IP सारे ट्रेडमार्क्स, इवन हमारे टैगलाइन, स्लोगन्स, कॉपीराइट, हमारा जो कोड है हमने जो डेवलप किया है, कोड को भी हमने कॉपीराइट करके लिया है, डिजाइन को कॉपीराइट करके लिया है। तो ये सारी चीजें हमारे कुछ डिजाइन्स हैं, लोगोस बोल सकते हैं, उसको हमने डिजाइन मार्क करके लिया है, ट्रेडमार्क करके लिया है। तो वो सारी चीजें हमने करके ली है, और टाइम टू टाइम हमारा ऐसा होते जा रहा है कि हम नंबर ऑफ ट्रेडमार्क्स हमारे खेती गाड़ी के कंपनी में नंबर और बाकी भी कंपनी में बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ट्रेडमार्क्स हम लेते हैं। खेती गाड़ी स्टार्ट करना था तो पहले नाम लेने के बाद हमने डेवलपमेंट चालू नहीं किया, पहले ट्रेडमार्क लिया, उसके बाद डेवलपमेंट चालू किया है। खेती गाड़ी, खेती गुरु, इंफ्रा गाड़ी, खेती गाड़ी यूनिवर्स, फोटो खींचो ट्रैक्टर बेचो, ओके। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने ट्रेडमार्क करके ली है। और उसमें भी लोगो मार्क, वर्ड मार्क,
बहुत सारी चीजें हमने करके रखी है। तो आपको पहले से ही नॉलेज था कि ट्रेडमार्क के बारे में, बट आपको क्यों था, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आपने क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया कि पहले आपने नाम हर एक चीज का ट्रेडमार्क किया, फिर उसको बिल्ड करते गए? अभी के जनरेशन को ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, बट आपके में वो दिखता है कि पहले से आप कर रहे हो, तो कुछ थोड़ा सा हमें बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये भी हमारा बिजनेस भी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, तो हमें बताने वाला कोई नहीं था। बट हमने जैसे मैं देखता गया, पढ़ता गया, तो मुझे ये पता चला कि जब तक ट्रेडमार्क नहीं है तो ये ब्रांड, बड़ा ब्रांड बना के वो हमारा है या नहीं है हम बता नहीं सकते। करेक्ट। एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए सिक्योरिटी, ये हमारा फिक्स्ड होना बहुत जरूरी है। तो कई एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि ट्रेडमार्क की वजह से उनका जो बिजनेस है वो नाम बदल के फिर से चलाना पड़ा उनको। ट्रेडमार्क नहीं था। जैसे मेरा एग्रोकेमिकल का बिजनेस मैंने पहले बताया है, तो एग्रोकेमिकल के बिजनेस में भी मैंने जितने भी कंपनी के नाम लिए वो पहले रजिस्टर किए। जो मुझे सुनने के लिए मिला था, पढ़ने के लिए मिला था, उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने फिर उसको ट्रेडमार्क में कन्वर्ट कर दिया कि हर एक चीज हमारी ट्रेडमार्क होनी ही चाहिए, ये सिक्योर है। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ पता नहीं था। बहुत मशहूर एडवोकेट है यहाँ के, तो उनके थ्रू मैंने रजिस्ट्रेशन करवा के लिए थे। तो वो उस टाइम पे कुछ भी आइडिया नहीं कि ये क्यों करना है, लेकिन ये इससे हमारा नाम फिक्स हो जाएगा, हमारे नाम पे रहेगा, इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है, बस कोई दूसरा नहीं ले सकता उसको। फिर धीरे धीरे फिर क्लॉजेस, ये क्लासेस, ये सारी चीजें फिर नॉलेज लेते गए और इसमें सारा फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करके लिए। देखो, जिस तरह से आज स्टार्टअप इंडिया हो, या तो फिर जिस तरह से आपने बोला कि एक लोगों को एक कंपनीज शुरू करने के लिए एक, हाँ चलो मैं कंपनी शुरू कर लूँगा, और उसके बाद बहुत वक्त ऐसे भी हो जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाती है। हाँ। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो आईपी हो, ट्रेडमार्क्स हो, पेटेंट्स हो, इसको कोई भी बिजनेस सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो ये तो करवा के लेना ही है, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। तो मे बी 15 दिन, 1 महीना, 4 महीना बिजनेस लेट शुरू करो अगर फंड्स का उतना इशू है तो। लेकिन सबसे पहले अपना जो ब्रांड है, अपना जो आईपी है, अपना जो पेटेंट है, इसको सिक्योर करके लेना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो कभी भी कोई भी खड़ा हो जाएगा, इतने सारा पॉपुलेशन, इतना सारा लोग, और कल बोलेगा कि ये मेरा ब्रांड है। करेक्ट। इसलिए सिक्योर कर लो, अपना अपना ब्रांड है, जरूरी है, करना चाहिए। वही मेरा एडवाइस रहेगा बेसिकली। सो आपके टोटल कितने ट्रेडमार्क्स है अभी, टोटल इन नंबर? 100+ ट्रेडमार्क्स रहेंगे मेरे पास। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट नंबर। तो इसका बिजनेस में कुछ प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम नेम कोई कॉपी ना करे, कुछ ब्रांडिंग के लिए हेल्प होता है ये चीजों का? डेफिनेटली। आई मीन हम लोग अभी फिलहाल फ्रैंकली इतने अग्रेसिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग। ओके। जैसे प्रवीण भी कह रहे थे कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बिल्ड करना है, और हमारे इंडिया का हमेशा वही फोकस रहा भी है। आज बेसिकली वो वैल्यूएशन और फंड रेजिंग बिकम काइंड ऑफ अ बज़वर्ड एंड अ ट्रेंड, राइट, व्हिच इज नॉट बैड. Which is the good actually. Everyone should go for it. Expand the companies, be like the unicorns and things like that. No worries on that. But at the same time, don't forget that businesses are actually built for profitability. तो profit business है तो profit focus होना चाहिए, और वैसे basically build होना चाहिए। वो हमारा core objective किसी भी business का वही है। Of course, कोई में भी अभी 10 साल के बाद प्रॉफिट्स में आ जाए, या कोई 20 साल के बाद आ जाए, तो वो इंडिविजुअल और पर्सपेक्टिव है, उनको कैसे वो बिजनेस लीड करना है और कब प्रॉफिट्स में लाना है। हमारा फोकस तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही रहता है। भले ही हमारा ऐसा है कि 500 करोड़ का बिजनेस करके अगर मैं 50 करोड़ कमा रहा हूँ, और 200 करोड़ का बिजनेस करके मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? 200 करोड़ का बिजनेस करूंगा ना। करेक्ट। तो 500 करोड़ का, 50 करोड़, राइट। 200 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ कमाऊंगा। तो बेसिकली वो भी तो इट्स बेसिकली देयर इज नो रूल, इज व्हाट आई एम सेइंग। एवरी इंडिविजुअल, एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन स्टफ, एंड वो जैसा करेगा फिर वैसा। तो जिस तरह से
इकोसिस्टम बन रहा है बिजनेसेस का, हाँ। अपना अपना पेटेंट आईपी ट्रेडमार्क जो भी रहेगा वो सिक्योर कर जल्द से जल्द। ओके। इसमें एक है कि जब भी कोई हमने जो ट्रेडमार्क्स किए उसका बेनिफिट हमें ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि रूरल एरिया या फिर नए स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको लगता है कि चलो ये खेती गाड़ी है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, नाम है, उसके आगे पीछे कुछ तो लगा के हम चालू कर सकते हैं। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमें पूछते हैं कि मैंने ये सोचा है कि इसके आगे ये ABC लगा के मैं करूँ, कैसे करूँ? मतलब इंसिडेंट्स है। पर हमारा दूसरा कंपनी एग्रीकल्चर का उसका सार है, तो एक बंदा आ गया, उसने बोला कि सर ये आपका सार है ना, तो मैं सार को XYZ करके नाम बनाना चाहता हूँ और आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेरा भी कुछ, आप मैं कंपनी कर लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस टाइम पे उनको नॉलेज हम भी दे रहे कि ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या नहीं है। तो ये भी फायदा होता है हमें कि ट्रेडमार्क होने की वजह से, अदरवाइज हम अभी इस लेवल तक पहुंचे हैं तो फॉलो करने का लोग सोचते हैं। करेक्ट। और फॉलो करने के लिए उनको ये पता नहीं है और उनका गलती नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो नाम भी लेना चाहते हैं कि वो किसी को लगता है कि मैं नारायण मूर्ति जैसा बनूं, तो वो सोचेगा कि मेरा नाम भी, मेरे बच्चे का नाम नारायण मूर्ति है। तो वो चीजें है, तो उसके लिए वो नाम भी ये कर सकते हैं। तो उसमें एक हमें सिक्योर रहता है, ट्रेडमार्क है तो हम उसको बता सकते हैं, वो एक बेनिफिट होता है। जैसे विष्णु सर ने बताया कि हम वैल्यूएशन के पीछे नहीं जाते, इसकी वजह से हमें वो फायदा हमारे बिजनेस में तो हमने देखा हो सकता है। जो अभी स्टार्टअप्स का जो वेव है, उस वेव में ट्रेडमार्क का फायदा डेफिनेटली है, उसका वैल्यूएशन के लिए बेनिफिट हो सकता है। और देखते हैं, वही मुझे बोलना था, जो आपका सवाल है कि इसमें ब्रांडिंग में कैसे हेल्प होता है या तो फिर इन्वेस्टर लेवल के ऊपर कैसा हेल्प होता है। अगर आपका प्रोप्राइटरी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो फर्क तो पड़ेगा ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कभी भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स और IP अगर सिक्योर्ड है तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो फंड रेजिंग हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और काम में भी आती है। ब्रांडिंग वाइज ऑफ कोर्स हमारा नाम ही इतना यूनिक है, आपको दिखेगा नहीं, आप देख लो, ढूंढ लो। करेक्ट। खेती गाड़ी ऐसा ब्रांड आपको ना भारत में ना वर्ल्ड वाइड कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपका नाम ही यूनिक है तो ब्रांडिंग में और मजा आ जाता है। राइट। और उसके बाद उसमें R लगा रहता है, आपको पता है। तो काफी लोगों को मालूम है कि ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो आप उतना फ्रीडम के साथ और उतने खुली तरह के साथ, जितना हो सके उतना इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आप ब्रांड को फुल फ्लेज्ड मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हो। डेफिनेटली हेल्प करता है। व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स? मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि बी पेशेंस। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब ये स्टार्टअप्स, ये ऐसा बोलना बहुत आसान है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको 1000 डेज देना है, तो वो 1000 डेज सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है और प्रायर उसके आपका बैकग्राउंड पूरा ग्राउंड नॉलेज होना, उसके लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें लेके एजुकेशन, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है या फिर हो नहीं सकता कि ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए। जो भी नॉलेज लिया है उसमें अच्छे से नॉलेज लिया तो इमीडिएट स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। ऐसा मत सोचो कि इमीडिएट में स्टार्ट करूंगा और मुझे इतना फंडिंग आएगा, इतना बड़ा करूंगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाने का सोचो। और कोई भी बिजनेस करो, प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का सोचो। प्रॉफिट के लिए बिजनेस करो, ना फंडिंग के लिए बिजनेस करो, ना नाम के लिए बिजनेस करो, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करो। बिजनेस का तो फंडा वही है, तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। और जो पुराने बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े अभी कर रहे हैं, वो तो अच्छे कर रहे हैं इसलिए बड़े हैं। उनके लिए तो हम ये बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनको बिजनेस खड़े करने के लिए कुछ आपकी तरफ से बिजनेसेस ओपन कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उन्होंने, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। पहले तो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, बिल्कुल करना चाहिए। यंग एज में ही करना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ, एक तो आप ये देखो कि आप सच में कुछ ऐसा आइडिया ला रहे हो मार्केट में जो डिसरप्ट करेगा।
आप रेड ओशन में काम करना चाहते हो, ब्लू ओशन में काम करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओनली बिकॉज समवन टोल्ड यू दिस इज अ ग्रेट आइडिया एंड यू गेट इनटू बिजनेस, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो उस बिजनेस शुरू करने से पहले काफी चीजें हैं जो एनालाइज करनी भी पड़ती है, और समटाइम्स कुछ आइडिया ऐसे है कि एनालाइज नहीं करना है, चलो शुरू कर दो, किक स्टार्ट कर दो, वो भी हो सकता है। तो वैसे रूल नहीं है, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा, कैसे रहता है, देखो, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू हैव फंड्स गुड, अदरवाइज उस ऑफिस के प्यून भी आप हो, सीईओ भी आप ही हो, तो अगर वो करने के लिए तैयार है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, घुस जाओ। या बिजनेस जब करना है तो इन अ वे आप देखो, एक तो आपको बिजनेस डेवलप करना है, दूसरा उसके बिजनेस के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स उसका एस्पेक्ट है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग उसका एस्पेक्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग उसका एस्पेक्ट है। ये सारी चीज का कितना नॉलेज है, जरूरी है। ये बोलेगा मेरे पास बहुत ही किक-एस आइडिया है और मैं ये काम करूंगा लेकिन मुझे फाइनेंस का कुछ पता नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ पता नहीं हुआ तो भी चलेगा, फाइनेंस का पता चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर पॉसिबल है और अगर आपको सच में करना है तो साल 2 साल किधर काम कर लो यार, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब करोगे तो वो 2 साल ऐसे दे दो। कैसे होता है ना, कभी कभी बहुत सारे, देखो, लीडरशिप स्किल्स जिसको बोलते हैं, वो मे भी आप दूसरे का देखकर सीख सकते हो, या तो इनबिल्ट आप में ही आ सकता है। तो अगर आप कहीं पे काम कर ही रहे हो तो आपके लीडर्स क्या बिहेव कर रहे हैं देख लो, सीख लो उनसे। फाइनेंस अकाउंट टीम कैसे ऑपरेट करता है, एचआर टीम कैसे ऑपरेट करता है, एक ऑफिस कल्चर क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, टीम मेंबर होना क्या बात होती है, ये सब चीजें अगर आपको थोड़ा सा मालूमात हो तो आपका आइडिया जो 3 साल में स्टैब्लिश होने वाला है, मे बी वो 1 साल में हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस चलाने के लिए। नहीं तो आइडिया ग्रेट है, पैसा बहुत है, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, मतलब है क्या? नहीं। तो पहला जो बोला था मैंने, बाकी उन सब चीजों से और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिजर्वेरेंस। मतलब 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार आपको फेलियर मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ आप एक क्लाइंट बैक करना चाहते हो लेकिन मिल ही नहीं रहा है, उसको छोड़ना नहीं। 200 बार, 400 बार, 1000 बार ट्राई करना। बहुत बार होता है, हम लोग देखते हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे भी, कि वो खोदता है, सिर्फ अभी 2 फीट ही रहता है, उसको सोना मिलने वाला है लेकिन अभी मिलता नहीं, कि वो छोड़ देता है। नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास प्रिजर्वेरेंस है ना, तो आप तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। That is one of the advices I would give. And I assume आपने फंडिंग नहीं लिया है, right? That's हम लोग after हमने फंडिंग अभी तक 5 पैसे का लिया नहीं है। मुझे जो लगता है, सर आप भी ऐड करो उसमें, मुझे जो लगता है हम बिजनेस किए हैं, तो बिजनेस करके फिर किसी को रिपोर्टिंग क्यों करना है? मेरा बिजनेस किया, मेरा आइडिया सब कुछ किया और मैं दूसरे को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से अभी आपके पॉडकास्ट के लिए आना है, मुझे तो मुझे पूछना है उनको, मैं पॉडकास्ट के लिए जा रहा हूँ, जाऊँ क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, वो चीजें है। वो एक बात है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है, मुझे दिखाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाना नहीं। दुनिया को क्या देख के मेरा क्या करेंगे? 2 मिनट के लिए वो वीडियो देखेंगे, 2 मिनट के लिए स्टोरी पढ़ेंगे, बाद में भूल जाएंगे। अपना इंडिया का वैसा ही है, 5 मिनट पहले क्या हो गया किसी को पता नहीं रहता। तो किसी को दिखाना नहीं है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना है। और आज तक के जितने भी स्टार्टअप्स देख रहे हैं फंडिंग लेके, मोस्टली आई थिंक इट्स माय ओपिनियन, 80% प्लस बिजनेसेस आर इन लॉस, दे आर ओनली बर्निंग फंड्स। सो मुझे फंड बर्न करने में मजा नहीं है, मुझे फंड अर्न करने में मजा है, इसलिए मुझे फंडिंग लिया नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, समझो कोई अच्छा वेवलेंथ मैच हो जाएगा, हमारे साथ मैचिंग करेगा और उसका विजन हमारा विजन मैच रहेगा, वो भी ऐसा सोचेगा कि नहीं आपको फ्रीडम है, आपका अगले 10 साल का प्लान बताओ मुझे, 10 साल के लिए हम आपके साथ है, ऐसा कुछ रहेगा तो डेफिनेटली सेकंड करने के लिए हम रेडी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसके बारे में एकदम निगेटिव है, ऐसा नहीं है, बट वो वेवलेंथ मैच होना चाहिए। और ये बिजनेस क्या है, हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस है, उसको समझ के उसमें इन्वॉल्व होके हमारे साथ चलना चाहिए, उसमें मेंटरशिप होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा नहीं है खाली पैसा दिया खत्म बात, ऐसा नहीं है, उसमें मेंटरशिप भी होनी चाहिए, हमारे साथ चलना चाहिए, वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ना आज के लिए। और हमें फ्रीडम होना चाहिए। हम आज
प्रॉफिट का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आगे भी फंड आएगा तो प्रॉफिट ही सोचेंगे, हम कंपनी का लॉस नहीं सोचेंगे। तो उसके लिए वो रेडी, जो मैचिंग हमारा पार्टनर रहेगा तो उसके एक्चुअली ऐसा है कि जो हम लोगों ने सोचा था, अगर हम उसी पाथ पे चल रहे हैं और ईयर ऑन ईयर हमने जो अचीव करना था वो हमने कर लिया है, और कभी ऐसे डेस्परेट ऐसे नीड नहीं हुआ फंड्स का, तो इसलिए वो एक हो सकता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये ऑपरेट कैसा करता है इंडस्ट्री। देखो, ये उनका बिजनेस है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्ट करो, 3-5 साल के अंदर वैल्यूएशन करके अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करो। हम लोगों का बिजनेस हम लोगों ने बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड किया है। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसको 10 साल का विजन है, तो अभी खेती गाड़ी हम आज ये बात कर रहे हैं, आप सोचो 10 साल के बाद अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर में फ्लिपकार्ट या अमेजॉन क्रिएट करना हमारे दिमाग में है एग्रीकल्चर का, तो उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए। और जैसा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन काम करते हैं इंडस्ट्री में, वैसा फार्मर को वो हैबिट डालना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसी पोर्टल के ऊपर जाकर सेलेक्ट करके पेमेंट गेटवे में जाकर उसका पेमेंट करके उसको डिलीवरी घर पे होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट ये बेसिकली कैसा है ना, वो रहता है ना सेल्फ मैनेज्ड ई कॉमर्स, वो फ्लिपकार्ट अमेजॉन है, कुछ करना नहीं पड़ता है। एग्रीकल्चर में वैसा नहीं है, एग्रीकल्चर में आपको मैनेज करना, उनको फोन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, QR कोड भेजना पड़ता है, उसको बैंक का लिंक भेजना पड़ता है। 1000 रुपए का ऑर्डर रहेगा तो बोलेगा 100 रुपया अभी देता, 900 रुपया बाद में। तो ये सब हो रहा है। तो बाय द टाइम हमारा फार्मर, हमारा किसान उतना उसको बेसिकली कॉम्पेटेबल हो जाए तो उसको टाइम लगने वाला है, तो वो वैसा हो गया। और दूसरा ऑन अ लाइटर नोट, आप मुझे पूछ रहे हैं व्हाई नॉट, मैं पूछ रहा हूँ आपको व्हाई, क्यों लूं मैं फंड? अभी तक मुझे किसी ने कन्विंस नहीं कर पाया कि इसलिए आप फंड लो, है ना? तो ऐसा है। That's great actually. That's one more great learning from you both actually. So with this, thank you for taking out time and coming on this podcast. बहुत सारा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बिजनेस के बारे में और आपके बारे में पता चला, और आपने बहुत ओपनली सब चीज़ें शेयर की। So thank you very much for joining us. Thank you. धन्यवाद सुनीत जी, आपको और आपके टीम को भी धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। Yes. थैंक यू। And मेरा तो एक ही एडवाइस है, लाइक शेयर कमेंट, खेती गाड़ी ऐप डाउनलोड करो। आपका चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडमार्क का नॉलेज लो। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आप सब ने इनसे बहुत ज़्यादा लर्निंग किया होगा। खेती गाड़ी को हम सब मिलके इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना लेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू इन फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।